है जो मैंने आप लोगों के लिए जो आज पेपर सॉल्व करना है ये है फरवरी मार्च का। आप लोग बेटा अगर हर एमसीक्यू को बड़े डिटेल में देखेंगे ना तो आपके 40 कॉन्सेप्ट्स जो आपका कल पेपर होगा वो इंशाल्लाह बड़ा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जरा ध्यान से आपने सुनना है चीजों को। और हर एमसीक्यू में एक कॉन्सेप्ट नहीं होगा, चार चार पांच पांच कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमने हर ऑप्शन को डिस्कस करना है कि ये क्यों गलत है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाए। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटाशियम इज 418 और आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ स्ट्रोंशियम इज 548। आप देख सकते हैं बेटा किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, किसकी कम है। स्ट्रोंशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी ज्यादा होगी उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। तो बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी इज अ मेजर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो स्ट्रोंशियम के पास क्या है जी कि आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। वैसे हम अगर इनका पीरियोडिक टेबल में देखें तो पीरियोडिक टेबल जरा देखिएगा। ये जी पीरियोडिक टेबल, आपको ये पोटाशियम नजर आ रहा होगा इसमें देखें, और ये आपको स्ट्रोंशियम नजर आ रहा है। ठीक है, और पोटाशियम के पास 19 प्रोटॉन, स्ट्रोंशियम के पास 38 प्रोटॉन। देखें उसने क्वेश्चन में ये कहा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी स्ट्रोंशियम की ज्यादा है। तो आप उन फैक्टर्स को देखेंगे जो आयोनाइजेशन एनर्जी को सपोर्ट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देखें कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी को बढ़ाते हैं। उसमें एक तो है एटॉमिक साइज, लेकिन एटम का साइज तो यहाँ इसके ऑपोजिट जा रहा है। स्ट्रोंशियम का बिगर एटॉमिक साइज है क्योंकि इसके पास मोर शेल है। तो हम फिर एटॉमिक साइज को छोड़कर जरा प्रोटॉन्स की अगर बात कर लें कि पोटाशियम के पास 19 प्रोटॉन है, स्ट्रोंशियम के पास 38, डबल से भी ज्यादा है, तो इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी में भी ज्यादा हो। अब जरा क्वेश्चन पे दोबारा आए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्ट्रोंशियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है दैट इज 548, पोटाशियम की है 418। तो क्या इसमें रीजन हो सकती है? विच स्टेटमेंट हेल्प्स टू एक्सप्लेन व्हाई स्ट्रोंशियम हैज ग्रेटर आयोनाइजेशन एनर्जी देन पोटाशियम। तो हम इसमें फर्स्ट ऑप्शन को अगर देखें, द चार्ज ऑन स्ट्रोंशियम न्यूक्लियस इज ग्रेटर देन चार्ज ऑन पोटाशियम न्यूक्लियस। ये चार्ज का मतलब यहाँ पर प्रोटॉन है कि स्ट्रोंशियम के न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दी चार्ज ऑन दी पोटेशियम न्यूक्लियस। बात तो ठीक लग रही है, जरा बी सी डी भी पढ़ लें। आउटर इलेक्ट्रॉन इन द स्ट्रोंशियम एटम एक्सपीरियंसेस ग्रेटर शील्डिंग देन आउटर इलेक्ट्रॉन। देखें बी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। बी स्टेटमेंट को अगर आप देखें ना कि पोटेशियम इस तरह है, पोटेशियम हैज 4 शेल और ये इनर शेल है भाई, ये इनर शेल है इसके। और जो ये पोटेशियम है और जो स्ट्रोंशियम है ना उसके पास 5 शेल है। तो इस तरह तो स्ट्रोंशियम के इनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, शील्डिंग इलेक्ट्रॉन। लेकिन बेटा आपने तो रीजन ढूंढनी है आयोनाइजेशन एनर्जी की। अगर आप ये बात मान लें कि ये ठीक है, लेकिन बी स्टेटमेंट इसको सपोर्ट तो नहीं कर रहा ना। आपने तो वो आर्ग्यूमेंट ढूंढना है जो इसको सपोर्ट करे कि स्ट्रोंशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। स्ट्रोंशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा अगर है तो इट मींस उसका न्यूक्लियर पुल ज्यादा होगा। ठीक है, इसलिए बेटा आपने ऑप्शन बी को नहीं देखना। ऑप्शन बी की स्टेटमेंट वैसे ठीक है, ऑप्शन बी की स्टेटमेंट वैसे ठीक है, लेकिन ऑप्शन बी आपकी स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं कर रहा। अच्छा, ऑप्शन सी कह रहे द आउटर इलेक्ट्रॉन इन स्ट्रोंशियम एटम एक्सपीरियंसेस स्पिन पेयर रिपल्शन। ठीक है बेटा, क्योंकि आउटर इलेक्ट्रॉन इसमें S2 आ रहा है, S में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, स्पिन पेयर रिपल्शन तो हो रही होगी। लेकिन स्पिन पेयर रिपल्शन की वजह से तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है ना, ज्यादा तो नहीं होती। आपने तो वो फैक्टर बताना है जिससे आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो रही है। और डी क्या कह रहा है, द आउटर इलेक्ट्रॉन इन स्ट्रोंशियम इज फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये बात भी ठीक है कि स्ट्रोंशियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्दर अवे है फ्रॉम द न्यूक्लियस एज कंपेयर टू पोटेशियम। लेकिन इलेक्ट्रॉन का फर्दर होना तो आयोनाइजेशन एनर्जी को कम करेगा। आपने तो वो फैक्टर बताना था जो आयोनाइजेशन एनर्जी को बढ़ाए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाएं जी। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mg2+? देखिए Mg होता है, Mg आपके पास है 12 इलेक्ट्रॉन है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2। तो Mg2+ होगा तो 3s2 निकाल दें बस, 1s2 2s2 2p6, तो A इज द आंसर।
क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाए जी। क्वेश्चन नंबर 3, पहले 1 मिनट 4 कर लें, फिर हम 3 पे आ जाते हैं जल्दी से, 4 जल्दी हो जाएगा। फॉर विच मॉलिक्यूल इज द डायपोल मोमेंट 0? जरा CH Cl3 को CH3Cl है जी। जी खिजरान, आपने क्या मैसेज किया बेटा? 1 मिनट। अच्छा बेटा, ये है फरवरी मार्च का पेपर है ये जी। देखिए, ये आपका पोलर मॉलिक्यूल है ना, इसमें डायपोल्स कैंसिल तो नहीं हो रहे ना? डायपोल्स कैंसिल होने चाहिए थे बेटा यहाँ पर। ये तो देखिए क्लोरीन इधर इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। CH2Cl2 देखें जी, यहाँ पर भी आप देखें बेटा, डायपोल्स जो है कैंसिल आउट नहीं हो रहे। ठीक है, CHCl3 देखें जी, यहां पर भी देखें ये तीनों क्लोरीन्स अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। लेकिन CCl4 में आप देखें बेटा, बी कैसे ट्रांस हो सकता है? इसमें तो एक कार्बन है हाशिर अहमद, वो तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए था ना, ये तो CH2Cl2 है, तो ये सिस ट्रांस इसमें तो नहीं होता ना, उसमें तो डबल बॉन्डेड कार्बन होना चाहिए था बेटा। बेटा ये फरवरी मार्च का पेपर है, और हाँ मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ये मैं भी फिर बता देता हूँ, दिस इज फरवरी मार्च पेपर 2022। बेटा आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग सिर्फ मुझे वर्किंग करते हुए नहीं देखें, आप लोग खुद भी वर्किंग करें साथ में, ठीक है? और देखें कि आंसर्स आप लोगों का भी सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। नेक्स्ट वन इज CCl4। ये देखें 4 क्लोरीन्स हैं, और ये सब बेटा एक दूसरे के इफेक्ट को कट डाउन कर रहे हैं। रिजल्टेंट फोर्स इज 0। मैंने आपको इसकी सिंपल से निशानी भी बताई थी कि जब आपके पास एक सेंट्रल एटम हो, उसके पास लोन पेयर ना हो, और सारे सराउंडिंग एटम एक जैसे हो। फिर सुन लेंगे बात। वैसे तो मैंने आपको बेटा इसका डिटेल बताया था रिजल्टेंट फोर्सेस से ना, कि ये जो 2 क्लोरीन है, ये जो 2 बेटा क्लोरीन नजर आ रहे हैं, इनकी रिजल्टेंट फोर्स इधर लग रही है। ये जो 2 क्लोरीन नजर आ रहे हैं, इनकी रिजल्टेंट फोर्स इधर, तो ये कट डाउन कर देंगे। ठीक है, ये अगर आपको रिजल्टेंट फोर्सेस से नहीं करना, तो फिर आपको मैंने एक और बात ये बताई थी कि किस जोन सा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा ना, जोन सा मॉलिक्यूल क्या होगा? सिमेट्रिकल, वो बेटा नॉन पोलर होगा। ठीक है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर। अब जैनब, ये आपका आंसर इसी में आ रहा है बेटा, जो मैं बाद ही बता रहा हूँ। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। अब सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की निशानी क्या है? सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की निशानी ये है कि सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं होगा, और सराउंडिंग एटम सारे एक जैसे होंगे। जैनब, आपकी बात का आंसर आ गया ना? ये देखें, CH2Cl2 इज नॉट अ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। क्यों? ऑल सराउंडिंग एटम्स आर नॉट सेम। सराउंडिंग एटम सेम होने चाहिए। ठीक है, तो अब मैं इसको बेटा, यहां पर हमें आंसर मिल गया, डी है। अब आ जाएं ऊपर वाले क्वेश्चन पर। कंपाउंड एक्स कंटेन कार्बन हाइड्रोजन, इसका बेटा डी आंसर हो गया। ठीक है, कंपाउंड एक्स कंटेन द एलिमेंट कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ओनली। 2 ग्राम ऑफ एक्स produces 4 gram of carbon dioxide, 1.63 gram of water when completely combusted. What is the empirical formula? देखें, करना क्या आपने, आपको पता है जब भी एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना हो ना, तो आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनके एलिमेंट्स के मैसेज पता होने चाहिए, है ना? इन आपको इनके एलिमेंट्स के मैसेज पता होने चाहिए। यहां पर उसने आपको एलिमेंट का मैच दिया है या कंपाउंड का मैच दिया है? उसने आपको यहाँ कंपाउंड का मैच दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको यहाँ कार्बन का मैच निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड से। यहाँ जरा देखिए, उसने आपको किसका मैच दिया हुआ है? वाटर का दिया हुआ है या हाइड्रोजन का दिया हुआ है? वाटर का दिया हुआ है। तो इस वाटर से आप हाइड्रोजन का मैच निकालेंगे, और इन दोनों मैसेज को सम करके 2 से माइनस करेंगे तो ऑक्सीजन का मैच आएगा। तो चलें पहले कार्बन डाइऑक्साइड का मैच निकालते हैं कि 4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का मैच कैसे निकलेगा। ये देखिएगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है जी? कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास होता है, दैट इज 44। कैसे जी? कार्बन का 12 होता है ना, और ऑक्सीजन का 16, 16 टू जा 32 प्लस 12 44। ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं, चलें 1 मिनट। CO2 है, एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, 12 प्लस 32 44 ग्राम। अब मेरी बात सुनिए जी,
इस 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का कितना मैस है? 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का कितना मैस आ रहा है? 12 ग्राम ऑफ कार्बन, है ना? तो आपने बताना है 4 ग्राम में कितना आ रहा है। 4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना होगा? x होगा। तो x इज इक्वल टू 4 टाइम्स 12 डिवाइडेड बाय 44। तो यहां से बेटा आप इसका आंसर निकाल लेंगे, आपके पास आ जाएगा मैस ऑफ कार्बन। तो 4 टाइम्स 12 डिवाइडेड बाय 44, ये आ जाएगा 1.091। ठीक है बेटा, 1.091। अच्छा, इसी तरीके से बेटा आपने अपना वाटर का देखिए, कार्बन का मैस तो आ गया 1.091, ये मैसेज आ रहे हैं। अब हाइड्रोजन का मैस आपने निकालना है, सेम मेथड आप खुद बेटा निकालें ना इसको जरा इसी तरीके से। वाटर देखें H2O होता है, 2 H हैं, एक ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस 1, ऑक्सीजन का 16, तो 2 + 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम। तो बेटा 18 ग्राम ऑफ वाटर जो होगा उसमें हाइड्रोजन का मैस कितना है बेटा? आप जरा हाइड्रोजन की कंट्रीब्यूशन देखें ना, ये देखें हाइड्रोजन कितना आ रहा है इसमें, 2 ग्राम आ रहा है। तो 1.63 ग्राम वाटर में हाइड्रोजन कितना आएगा? x आएगा। तो x इज इक्वल टू 1.63 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाय 18। थोड़ा इसको करें जरा, 1.63 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाय 18, ये आ रहा है 0.18। 1.63 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाय 18, 0.181। ठीक है जी। अब आपको ऑक्सीजन का मैच निकालना है बेटा। देखिए एक्स के अंदर, एक्स जो है ना उसमें 3 चीजें हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। आपको कार्बन का मैच ही पता चल गया, हाइड्रोजन का ही पता चल गया। अब आप पता क्या करें, ऑक्सीजन का मैच निकालने के लिए इन दोनों को ऐड कर दें। मतलब एक्स आपके पास कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। एक्स आपके पास 2 आ रहा है, आपको पता है। कार्बन कितना है 1.091, हाइड्रोजन कितना है 0.181 और ऑक्सीजन का मैस आपको नहीं पता था बेटा। इन दोनों को ऐड करें, 2 से माइनस कर दें, 1.091 प्लस 0.181 और इसको माइनस किया 2 से, तो 0.728 ये आ गया बेटा आपके पास। अब आप इसके बेटा मोल्स निकाल लें। इंपिरिकल फार्मूला में दूसरा स्टेप क्या होता है? मोल्स। अब देखें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये लंबा क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन अगर वो देता उसमें आपको पेपर 2 में, तो मे भी 3 मार्क्स का दे देता। मोल कैसे निकालेंगे भाई? एटॉमिक मैसेज से डिवाइड करने, 1.091 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ रहा है 0.091। बेटा इसको एटॉमिक मैस से डिवाइड करेंगे, यही आएगा। और ऑक्सीजन का होता है 0.728 डिवाइडेड बाय 16, तो ये आ रहा है 0.0455। अब बेटा जो इसकी रेशियो ले लें, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है ना उससे डिवाइड कर लें। स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है इन तीनों में से? 0.091 या 0.0455, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है बेटा। ये स्मॉलेस्ट वैल्यू इससे डिवाइड करें जी, तो ये आ जाएगा 0.091 डिवाइडेड बाय 0.0455, ये आ रहा है आपके पास 2, 0.181 डिवाइडेड बाय 0.0455, ये आ रहा है बेटा आपके पास 3.9 आ रहा है, 4 मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर 1 ही आएगा, तो बेटा ये आपके पास आंसर आ रहा है C2H4O1। ठीक है जी, तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, तो बड़ा ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने सिर्फ बनाना नहीं है, उसको बताना है कि कौन सा डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। अच्छा बेटा, ये जो डॉट एंड क्रॉस है इसका मैं आपको बताऊं। अच्छा बेटा, ये जो डॉट एंड क्रॉस है, इसका एक और नाम भी है लेविस स्ट्रक्चर, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। लेविस स्ट्रक्चर, ठीक है। असल में ये जो लेविस है ना, आपको ये भी मैं बात बताऊं कि ये मतलब साइंटिस्ट के अंदर भी जो है ना बड़ा, आप ये कह दें कि ये जो हमारा पेपर है ये तो कैम्ब्रिज से बन के आता है ना। लिविस अमेरिकन साइंटिस्ट है, तो इनमें भी थोड़ा सा इस तरह का मतलब जेलिसी फैक्टर होता है। अगर इनका कोई यूके का अपना साइंटिस्ट होता तो वो डॉट एंड क्रॉस ना कहते, वो कहते कि ड्रॉ दी लिविस स्ट्रक्चर। लेकिन क्योंकि ये अमेरिकन साइंटिस्ट है जिसने ये फर्स्ट टाइम ये कॉन्सेप्ट दिया था डॉट एंड क्रॉस का, तो ये लिविस स्ट्रक्चर लिखने के बजाय कैम्ब्रिज वाले डॉट एंड क्रॉस लिखते हैं, कभी भी लिविस स्ट्रक्चर नहीं लिखते। लेकिन आप बाकी जितनी बुक्स देखेंगे ना, बाकी जितनी भी बुक्स होंगी, पाकिस्तानी बुक्स या बाहर
और जो बुक्स हैं वो डॉट एंड क्रॉस नहीं लिखते, वो लिखते हैं इसकी जगह लिविस स्ट्रक्चर, साइंटिस्ट के नाम पर, ठीक है। तो आपने बताना है कि विच डॉट एंड क्रॉस डायग्राम इज करेक्ट फॉर Al2Cl6। देखिए Al2Cl6 इज द कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है जी। तो पहला तो गलत हो गया, पहला तो बिल्कुल गलत है। आपने बताना है जी इसमें सही डॉट एंड क्रॉस कौन सा है, उसका तरीका क्या है कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। हम पहले देखते हैं जी गलत कौन कौन से हैं। ये देखें Al2Cl6 के अंदर आपका जो सही आंसर है दैट इज बी। बी में आप देखें क्या है, बी में बेटा देखें आपको ये एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, ठीक है। और क्लोरीन जो है बेटा उनके साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग कर रही है, देखें अच्छा जहां डेटिव बॉन्ड होगा वो मैं येलो कलर से मार्क कर दूंगा, जहां कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी वो मैं बेटा ये ब्लू कलर से कर रहा हूं, ये कोवेलेंट बॉन्डिंग। और जो डेटिव बॉन्ड क्लोरीन बना रहा है वो ये है बेटा, देखिए ठीक है, ये देखें ये डेटिव बॉन्ड है। और बाकी देखें बेटा ये आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड, और हर क्लोरीन के पास 3-3 लोन पेयर भी है बेटा, हर क्लोरीन के पास 3-3 लोन पेयर भी हैं। अच्छा अब जरा देखें ऑप्शन सी क्यों गलत है भाई। ऑप्शन सी इसलिए गलत है कि उसने बेटा यहाँ पर एल्यूमिनियम के जो इलेक्ट्रॉन है क्रॉसेस 1 2 3 4 उसने 4 शो किए हुए हैं, ठीक है, ये इसलिए गलत है। बेटा सॉलिड फॉर्म में एल्यूमिनियम Al2Cl6 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है जी। अच्छा ये देखें ये क्यों गलत है भाई, Al2Cl6 के अंदर तो बॉन्डिंग इनकी होती है ना, देखें Al2Cl6 के अंदर तो इस तरह बॉन्डिंग हो रही है ना। क्या दोनों एल्यूमिनियम, क्या ये दोनों एल्यूमिनियम आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, नहीं। तो ये तो क्या कर रहा है बेटा, ये इसलिए गलत है ऑप्शन डी कि ये आपस में इसने दोनों एल्यूमिनियम का आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया, इसलिए ये रॉन्ग है, ठीक है जी। तो डी इसलिए रॉन्ग है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपने क्या चीज चेक करनी है Al2Cl6 के अंदर कि क्या दो डेटिव बॉन्ड कौन बना रहा है, देखें एक क्लोरीन दूसरे मॉलिक्यूल के एल्यूमिनियम के साथ, और दूसरे मॉलिक्यूल का क्लोरीन पहले मॉलिक्यूल के एल्यूमिनियम के साथ डेटिव बॉन्ड बना रहा है या नहीं बना रहा है, ये आपने चेक करना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आए। The boiling point of some hydrogen halide are shown. What is the explanation for the trend of in the boiling point? अब मेरी बात सुने, बॉइलिंग पॉइंट की बात होगी है तो आपने बॉन्ड्स को देखना नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर। बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है ना। अगर वो बेटा ये पूछता ना कि जी HCl बड़ा रिएक्टिव है या HBr इज मोर रिएक्टिव देन HCl, अगर वो उनके रिएक्शन के बारे में पूछता कि HBr रेडिली रिएक्ट कर रहा है, तो फिर मैंने कहना था कि इनका बॉन्ड जो है ना बहुत जल्दी टूट रहा है। लेकिन यहां पर वो रिएक्शन की बात नहीं कर रहा, वो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहा है कि जो इनके बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड है, HCl का कम आ रहा है, HBr का ज्यादा है, HI का और ज्यादा है। तो अब ऑप्शन क्या है, दी बॉन्ड एनर्जीज, बिल्कुल गलत है बेटा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का ताल्लुक बॉन्ड एनर्जी से नहीं होता। बॉइलिंग पॉइंट का तो ताल्लुक होता है IMF से, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से। देखें इसकी बेस्ट एग्जांपल जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं क्लास में, कि वाटर को जब आप बॉयल करते हैं तो क्या आप वाटर को बॉयल करने का ये मतलब आप इनके कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। आप उनमें IMF जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो इसलिए ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी क्या कह रहे हैं, देयर इज एन इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम HCl टू HI। ये बात बिल्कुल ठीक लग रही है बेटा, देखें क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड बढ़ रहा है ना, 188 206 238 बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि HCl से HBr और HBr से HI में IMF बढ़ रही है। IMF क्यों बढ़ रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने से IMF बढ़ेंगी, तो बी इज द राइट आंसर। अच्छा द इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये बिल्कुल गलत है बेटा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए फ्लोरीन का होना चाहिए था, फ्लोरीन तो यहाँ पर है नहीं, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको मैं बता दूं कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन बना सकते हैं किसके साथ, पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन के साथ। तो ये जो मोस्ट 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं विद स्लाइटली या पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन। तो सी भी गलत है। डी क्या कह रहे हैं, देयर इज एन इंक्रीज इन द बॉन्ड पोलैरिटी। बेटा देखिए बॉन्ड पोलैरिटी या बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एनर्जी का बॉइलिंग पॉइंट से कोई ताल्लुक नहीं है। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एलिमेंट X, Y and Z are all in the first two period of the periodic table. Their Pauling
scales are shown. अब मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने आपको जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहा था वहां 3 केस लिखवाए थे, वो मैं पहले बोल देता हूं। पहला केस ये लिखवाया था कि इफ देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, अगर दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है ही नहीं, मतलब दोनों एटम सेम है, देन बॉन्ड वुड बी नॉन पोलर। अगर there is a small electronegativity difference between the two atoms, then bond would be polar covalent. And if there is a big electronegativity difference between the two atoms, big से मुराद है दो से ज्यादा का डिफरेंस हो, then bond would be ionic. तो आप जरा देखें, अगर x और y आपस x और z आपस में मिल जाएं, x और z, तो देखें x की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 है, z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, तो ये इनमें डिफरेंस 2 से ज्यादा का आ रहा है ना। इनमें अगर आप डिफरेंस देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो वो 2 से ज्यादा का है, तो इसका मतलब है ये आयोनिक कंपाउंड होगा। ये कौन सा कंपाउंड होगा? आयोनिक। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से एक तो वो एक्स जेड की बात कर रहा है, दूसरा कह रहा है वाई जेड। वाई जेड को अगर आप देखें तो वाई जेड में जो डिफरेंस है वो 2 से कम का आ रहा है। वाई जेड में जो डिफरेंस आ रहा है, वाई जेड में जो डिफरेंस आ रहा है वो वो कम का आ रहा है। इसलिए बेटा यहां पर मैं इसको कहूंगा कि ये है तो पोलर पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और तीसरा बेटा है इसमें Z2। Z2 तो देखें दोनों एक जैसे एटम, मतलब ये बड़ा क्लियर, आपको पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 होती है, तो ये नॉन पोलर है। ठीक है जी। अब एक बच्चा कह रहा है कि इसको रिपीट कर दें तीनों केसेस को, तो बेटा फिर सुन लें, वैसे रिकॉर्डिंग हो रही है, आप बाद में भी सुन सकते हैं कि अगर दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 होगा, जिस तरह के Z2, ये नॉन पोलर होगा। अगर दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 2 से कम आ रहा है तो वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, वो सॉरी पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। और अगर दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 2 से भी ज्यादा का है, अच्छा ये कोई वैल्यू का फिक्स करना सही नहीं है, हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं कि इफ देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो फिर बॉन्ड वुड बी आयोनिक। अब आपको पता चल गया कि इसमें आयोनिक कंपाउंड कौन सा है, और आयोनिक कंपाउंड के आपको पता है कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। ठीक है, और जो नॉन पोलर हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होंगे, इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे। तो अब आप हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट और लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट वाला चेक कर लें, सी और डी में से होगा, और एक्स जेड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। हाँ जी, ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये आपको इसमें मैं है साइकिल ड्रॉ करके दिखाता हूँ। कह रहा है द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन 1 इज शोन। रिएक्शन 1 है जी, इसमें फर्मेंटेशन हो रही है, फर्मेंटेशन हो रही है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल बन रहा है। ठीक है, ये आपने ओ लेवल्स में रिएक्शन पढ़ा होगा। व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द एंथैल्पी चेंज? दिया क्या उसने जी? उसने आपको दिया है कि ग्लूकोज की अगर कंबसन करे ना तो 1 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी रिलीज हो रही है, और अगर आप बेटा एथेनॉल की कंबसन करें ना, एथेनॉल की, तो 20 किलो जूल्स एनर्जी रिलीज हो रही है। तो हम जरा रिएक्शन लिख लेते हैं। C6H12O6, इट गिव्स 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल्स ऑफ C2H5OH। ये ठीक है, ये आपको बेटा फाइंड आउट करना है। ये आप इस तरह का एक ट्राइंगल बना लें। अब देखें ग्लूकोज की कंबसन, ग्लूकोज की कंबसन कर रहे हैं, तो ग्लूकोज की जब बेटा कंबसन होगी, ग्लूकोज की जब आप कंबसन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो बनेगा क्या? जो बनेगा उसके प्रोडक्ट्स आप नीचे लिख दें। क्या बनेगा? 6 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मोल्स ऑफ वाटर। और 1 मोल है ना, कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? 1 किलो जूल्स। फिर वो कह रहे हैं जी कि अगर आप एथेनॉल की कंबसन करते हैं तो फिर क्या होगा? जब आप एथेनॉल की कंबसन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, वो मैंने नीचे लिखा हुआ है। लेकिन कितनी किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी? बी किलो जूल्स पर मोल। अगर आप बेटा 1 मोल एथेनॉल बर्न करते हैं ना, 1 मोल, तो फिर 20 किलो जूल्स एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ आप कितने किलो जूल्स एथेनॉल बर्न कर रहे हैं? 2, तो ये बन जाएगा 2B। क्या बन जाएगा? 2B। तो अब बेटा आपको यहाँ पर सिर्फ 2 रूट ढूंढने हैं। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि तमाम एरोस इस कॉर्नर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये आपका फाइनल पॉइंट है बेटा, फाइनल। तो आपको स्टार्ट से फाइनल तक पहुंचने के लिए 2 रूट, एक रूट तो ये, ठीक है, ये फर्स्ट रूट हो गया।
सेकंड रूट बेटा ये होगा, यहां से देखें ये लॉन्गर रूट, ये सेकंड रूट है। और आपको मैंने कहा था कि जो ओवरऑल एनर्जी चेंज है वो सेम रहती है, ठीक है, ओवरऑल एनर्जी चेंज रिमेन सेम, आप चाहे रिएक्शन सिंगल स्टेप में करें या मल्टीपल स्टेप में करें। तो अब देखें फर्स्ट रूट में जो एनर्जी चेंज आ रही है ना बेटा, फर्स्ट स्टेप में क्या एनर्जी चेंज आ रही है, फर्स्ट स्टेप में एनर्जी चेंज आ रही है ए इज इक्वल टू एनर्जी चेंज इन सेकंड रूट। सेकंड रूट में क्या आ रही है जी, सेकंड रूट में डेल्टा एच और 2b है, ए इज इक्वल टू डेल्टा एच और प्लस 2b। आपने डेल्टा एच निकालना है बेटा, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू ए माइनस 2b, 2b को आप बस इधर लेंगे तो आपके पास आंसर आ गया ना। तो व्हाट्स द आंसर बेटा, a माइनस 2b, डी इज द आंसर, ठीक है, इस तरीके से आपने इसको करना है। बेटा 2b इस तरह किया, देखें जैनब, 2b हमने इस तरह किया है कि आपको उसने ये बताया है यहां पर कि जब आप इस एथानॉल को बर्न करेंगे, डेल्टा एच नॉट ऑफ कंबस्शन, कितने मोल, ये वो कितने मोल बता रहा है जी, 1 मोल बता रहा है पर मोल। 1 मोल एथानॉल को बर्न करेंगे तो कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, बी। आप जरा इक्वेशन में देखें, इक्वेशन में एथानॉल कितने हैं, 2 मोल है ना, तो इसलिए जो एनर्जी रिलीज होगी वो 2b होगी, ठीक है, एनर्जी रिलीज 2b होगी। तो अब आपके पास दूसरा रूट तो ये है ना, दूसरे रूट में तो मसला नहीं, आपको पता है कि दूसरा रूट आपने इस तरीके से ड्रॉ करना है। अच्छा बेटा ठीक है, अब आप इस तरह बस इसको, ये ए जो है एनर्जी चेंज इन फर्स्ट रूट है, और ये आपका बेटा फर्स्ट रूट आ रहा है इधर, दिस इज द फर्स्ट रूट एंड दिस इज द सेकंड रूट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा सिंपल सा है, जबानी हो जाएगा बस। ये कह रहे जी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इज एन एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट दैट इज फॉर्म इनसाइड द कार इंजन। याद रखिए बेटा, ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो है ना, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा या एक्सोथर्मिक, ये जरा आप सोचें। देखिए आपके रूम में इस टाइम नाइट्रोजन गैस भी है, ऑक्सीजन गैस भी है, लेकिन ये गैसेस आप इसमें रिएक्शन नहीं कर रही ना, क्यों, आपके रूम में इतनी एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है कि वो इन मॉलिक्यूल्स का आप इसमें रिएक्शन करवा सके, ठीक है, इसलिए इनका रिएक्शन नहीं हो रहा। लेकिन बेटा गाड़ी के अंदर हॉट इंजन जो है वो तो इनको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसने लिखा भी हुआ एंडोथर्मिक है। तो एंडोथर्मिक में क्या होता है, आपको पता है एंडोथर्मिक की डायग्राम ऐसे बनती है जी, कि रिएक्टेंट्स आर लेस एनर्जेटिक एंड प्रोडक्ट्स आर मोर एनर्जेटिक। और ये बेटा आपका रिएक्टेंट से लेकर टॉप तक, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी, और प्रोडक्ट्स हैव मोर एनर्जी, और ये डेल्टा एच का साइन भी ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है जी। तो अब आप देखें कि कौन सी डायग्राम है जो इसके अकॉर्डिंग आ रही है। ए इज द आंसर बेटा। देख लें बेटा, ए ही यहाँ पर आंसर है, बी क्यों गलत है, बी इसलिए गलत है कि बाकी उसने चीज सही बनाई थी, सिर्फ डेल्टा एच का एरो से डाउनवर्ड कर दिया। जिस तरफ एनर्जी, बेटा इसमें उमैया क्या चीज मैं एक्सप्लेन करूं इस क्वेश्चन में, बेटा इस क्वेश्चन में आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पहले आनी चाहिए कि फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है बेटा, कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर प्रोडक्ट बनाते हैं। मतलब रिएक्टेंट्स के पास ना पहले इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो प्रोडक्ट में जा सके, रिएक्टेंट्स ने हीट को एब्जॉर्ब किया तो प्रोडक्ट बना। तो इसका मतलब है प्रोडक्ट्स आर मोर एनर्जेटिक, प्रोडक्ट क्या होंगे, मोर एनर्जेटिक होंगे, क्योंकि प्रोडक्ट जब बने तो रिएक्टेंट्स ने हीट एब्जॉर्ब की है, देन प्रोडक्ट बने, तो इसलिए आपके प्रोडक्ट ज्यादा एनर्जेटिक है ना रिएक्टेंट्स के मुकाबले में। अब आपने सिर्फ लेबलिंग देखनी थी, ये बेटा आपकी एक्टिवेशन एनर्जी होती है ई ए, और ये रिएक्टेंट से लेकर प्रोडक्ट तक डेल्टा ई होता है या डेल्टा एच होता है। तो आपने ये देखना है बस कि कहां पर ये एरोज उसने ठीक लगाए हैं। एक्टिवेशन एनर्जी तो हमेशा पॉजिटिव होती है ना, एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव, तो वो ऊपर की तरफ ही जाएगी। लेकिन ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो एंडोथर्मिक में डेल्टा एच आपका पॉजिटिव होता है ना, तो बेटा तो पॉजिटिव तभी होगा ना जब एनर्जी ऊपर की तरफ जा रही होगी। तो बी इसलिए गलत है बेटा कि उसने एरो यहां पर गलत लगाया हुआ है, डेल्टा एच का डाउनवर्ड लगाया हुआ है, ठीक है। और सी और डी तो इसलिए गलत है कि ये उसने एक्सोथर्मिक की डायग्राम बनाई हुई है।
जी बेटा, हैदर अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है तो आप उसको फॉरवर्ड रिएक्शन के लिहाज से आप उसकी हैश साइकिल बनाओगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए जी। क्वेश्चन नंबर 10, इसको देखें। मैं ना इसमें क्या करता हूं कि आपको पहले पूरी इक्वेशन बैलेंस करना सिखा देता हूं ताकि ये कॉन्सेप्ट भी आपको आ जाए कि हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन। ये देखिए जी, मैं साइड पर काम कर रहा हूं। पहले ये है मेरे पास MnO4 माइनस H2O SO3 2 माइनस। एमसीक्यू तो बेटा सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हम एक दफा बैलेंसिंग भी सीख लेते हैं ताकि आपको रिवाइज हो जाए। MnO2 SO4 2 माइनस एंड OH माइनस। अभी आप उसके क्वेश्चन को छोड़ देंगे, हम इसको बैलेंस करना सीखते हैं। बैलेंस करने के लिए बेटा स्टेप नंबर 1 क्या होता था, देखिए कि आपको पहले ऑक्सीडेशन स्टेट डालनी है। ये -1 है। अच्छा, ये जो चार्जेस आ रहे हैं ये सारे के ऊपर है, तो मैं इसलिए बेटा इसको ब्रैकेट में करके लिख रहा हूं। अब देखिए चार्जेस डालते हैं हम। ये -2 -8 और ये +7। ठीक है जी। देखिए ना, ऑक्सीजन -2 होता है, 4 2 -8, मैंगनीज पर +7 रखेंगे तो अब तब आपका ओवरऑल चार्ज -1 आ रहा है। SO3 में आ जाए, ऑक्सीजन इज -2 -6 और ये आ जाएगा +4। ठीक है, यहां आ जाए -2 8 माइनस और 6 प्लस। ठीक है जी। बाकियों, अच्छा ये यहाँ में MnO2 में देखें, -2 2 2 -4 और मैंगनीज इज +4। अब देखिए कहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, कहाँ रिडक्शन हो रही है। अगर आप मैंगनीज को देखें, +7 से किसमें जा रहा है, +4 में जा रहा है। तो इसने क्या किया जी, रिडक्शन हो रही है ना, गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। पहले 7 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए थे, अब 4 लूज किए हुए, तो मतलब 3 गेन कर लिया ना। अगर आप दूसरी तरफ देखें बेटा, यहाँ पर सल्फर जो है +4 से +6 में जा रहा है बेटा। +4 से +6, पहले सल्फर ने 4 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए थे, अब 6 लूज कर दिए। तो ये इसने क्या किया जी, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हुए। अब यहीं पर मैं दूसरा रूल भी लगा देता हूँ, दूसरा पॉइंट, कि जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है मस्ट बी इक्वल। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होने चाहिए बेटा। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, 2। गेन कितने हो रहे हैं, 3। तो ये तो इक्वल नहीं है ना बेटा। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं और 3 को किससे करूं, तो बेटा 3 को मुझे करना होगा 2 से और 2 को मुझे करना होगा 3 से। तो बेटा जहां जहां सल्फर है वहां वहां 3 लगाऊंगा, जहां जहां मैग्नीज है वहां वहां 2 लगाऊंगा। ठीक है बेटा। तो ये देखें, जहां जहां मैग्नीज है वहां 2, तो 2MnO4। अब 1 माइनस, वाटर फिलहाल ऐसे ही रखते हैं, जहां जहां सल्फर है वहां 3 लगाना है। तो 3SO3 2 माइनस, इट गिव्स मैग्नीज, जहां जहां मैग्नीज है वहां 2 लगाना है बेटा। ये देखें, तो 2MnO2, सल्फर की जगह 3 लगाना है, 3SO4 2 माइनस OH माइनस। ये हो गया बेटा। अब देखिए आपका आंसर तो यहीं से निकल आएगा, लेकिन आप चले जल्दी से यहां पर इतना करें कि एटम्स को अब काउंट कर लें, या पहले चार्जेस को बैलेंस कर लें, चार्जेस को। ठीक है, चार्जेस को हम बैलेंस कर लेते हैं। यहां पर चार्जेस देखने हैं कि जितने राइट हैंड साइड पर बेटा चार्जेस होंगे ना, लेफ्ट हैंड साइड पर भी उतने ही चार्जेस होने चाहिए। ठीक है जी। तो ये देखें, यहां पर आपके पास ये 2 जो है ना, -1 2 दफा है, -2 वाटर ओवरऑल न्यूट्रल है, और ये -2 आपका कितनी दफा आ रहा है, 6। तो ये -2 और -6 और -2, ये आपका आ गया -8। अच्छा यहां देखें, मैं एक इक्वेशन देख लूं बेटा, 1 मिनट सिर्फ इक्वेशन। ठीक है, अब यहां देखिए जी, इस साइड पर कितना आ रहा है। MnO2 ओवरऑल न्यूट्रल है, छोड़ दें। 3 2 -6 और ये -7, सॉरी -1, तो ये आपका -7 आ रहा है। किधर चार्ज कम है जी, चार्ज कहां पर कम आपको नजर आ रहा है, इधर चार्ज कम है ना। देखें, इधर -8 चार्ज है और इधर -7 चार्ज है। तो इधर चार्ज मैंने बढ़ाना है। किधर बढ़ाना है जी, राइट हैंड साइड पर चार्ज कम है, -7 है,
लेफ्ट हैंड साइड पर कितना चार्ज है -8, इधर कितना है -7। तो जहां यहाँ कम है तो बेटा अब मैं OH के पीछे 2 लगाऊंगा, अगर OH के पीछे 2 लगा दूं तो अब आप जरा चार्ज काउंट करें कितना हो गया। चार्ज एक दफा दोबारा काउंट कर लें ताकि जिन बच्चों को पहले समझ नहीं आई। ये देखिए ये -1 ना 2 दफा है ना, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दे -1 से, -2, वाटर ओवरऑल न्यूट्रल है छोड़ दे, 3 2 जा -6, तो ये -8 हो गया। यहाँ देखिए MnO2 न्यूट्रल है, इसको छोड़ दें बेटा, 3 2 जा -6 और ये OH 2 दफा है -2, तो ये -8। देखिए चार्जेस इक्वल हो गए। अब आप बस नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस कर लें। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन 2 दफा है, तो अब यहाँ पर बेटा देखिए आपके पास एटम्स भी मेरा ख्याल है बैलेंस हो चुके हैं, जरा काउंट कर लें। ऑक्सीजन काउंट करें पहले, 4 2 जा 8, 8 ऑक्सीजन बेटा इधर आ रहे हैं, एक ऑक्सीजन इधर आ रहा है, और 3 3 जा 9, तो यहाँ पर 18 ऑक्सीजन आ रहे हैं, 18। यहाँ जरा काउंट कर लें ऑक्सीजन, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 और 2, तो बेटा देखें 12 और 4 16 और 18, तो आपकी इक्वेशन बैलेंस है। अब वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन जरा सुन लीजिए। वो कह रहा है जी कि U, X और Z, U आपके पास MnO4 -1 है, X आपके पास MnO2 वाला है जी ये, और Z आपके पास OH है। कह रहा है क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं? कौन दोनों, ये देखें जी, U, X और Z, क्या इनके कोफिशिएंट बेटा एक जैसे आ रहे हैं? एक जैसे आ रहे हैं ना, तो U इज इक्वल टू X इज इक्वल टू Z, तो पहला ऑप्शन तो ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि मैंगनीज इज रिड्यूस टू ऑक्सीडेशन +4, यस ये बात भी ठीक है कि मैंगनीज +7 से +4 में जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ये बात भी ठीक है। तीसरा कह रहा है सल्फर इज ऑक्सीडाइज फ्रॉम +4 टू +6, ये बेटा ये बात भी ठीक है, देखें +4 से +6 में जा रहे हैं। और आपको ये बात मैं काफी दफा बता चुका हूं, फिर सुन ले कि अगर वो पूछेगा ना कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, तो -2 कहेंगे, एक एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट बताते हैं। ठीक है बेटा, एक एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट बताते हैं। अब आ जाए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बेटा जिन बच्चों को इसमें अगर अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है वो इसकी रिकॉर्डिंग सुन लें, ठीक है, बाद में एक दफा फिर। अच्छा जी, अब आ जाए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोजेस टू फॉर्म वाटर एंड ऑक्सीजन। बेटा हाशिर आप कौन सी इक्वेशन कह रहे हो, मुझे जल्दी से मैसेज करके बताओ बेटा, कोशिश करो थोड़ा सा एक्टिव होकर बैठो क्योंकि हमने पूरा पेपर करना है बेटा, इतना ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। हाशिर जल्दी से मुझे बताओ कि कौन सी इक्वेशन आप कह रहे हो कि दूसरी इक्वेशन कैसे बनी है। बेटा दूसरी इक्वेशन ऐसे बनी है, मेरा ख्याल आप इस इक्वेशन की बात कर रहे हो। बेटा ये दूसरी इक्वेशन देखो, ये तो सिंपल सी बात है, मैंने बार बार रिपीट भी किया है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 हो रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो रहे हैं। रूल ये है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल, इनको इक्वल होना चाहिए। तो 3 को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना था, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना था। अब 2 से जो मल्टीप्लाई किया तो जहां जहां मैग्नीज आ रहा है वहां वहां मैंने 2 लगा दिया है, देखो जहां जहां मैग्नीज है वहां वहां 2 लगाया है इन दो जगह पर। और 3 को बेटा मैंने कहा मल्टीप्लाई किया, ये देखो 3 मैंने, ये सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हो रही है ना, तो उसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो जहां जहां सल्फर आएगा वहां वहां मैंने 3 लगाया, ये देखो यहाँ 3 लगाए और यहाँ 3 लगाए। तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं इक्वल कर रहा हूं, तो मैंने उसको इक्वल करने के लिए जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है ना, असल में ये नंबर वो कॉफिशिएंट है जो आपकी सेकंड इक्वेशन में यूज हो रहे हैं। ये 2 कहां पर आएगा, ये 2 बेटा आपका मैग्नीज पर आएगा, दोनों साइड पर, इक्वेशन के दोनों साइड पर जहां मैग्नीज है उसके शुरू में 2 लगाएंगे। और ये बेटा 3 कहां कहां पर आएगा, जहां जहां पर सल्फर है वहां पर आप 3 लगाएंगे, सल्फर से पहले इक्वेशन के दोनों साइड पर। अब आज नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोजेस टू फॉर्म वाटर एंड ऑक्सीजन, द रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय ब्रोमाइड आयन। अच्छा टाइप ऑफ कैटालिसिस पूछ रहे हैं, ये देखें जी, ब्रोमाइड कैटलिस्ट है, इसकी फिजिकल स्टेट क्या एक्वस फॉर्म में, H2O2 भी क्या एक्वस फॉर्म में, प्रोडक्ट की स्टेट देखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आप देखते हैं कि अगर रिएक्टेंट रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की जो फिजिकल स्टेट है वो सेम हो, जो उसकी फेज है वो सेम हो, देन इट वुड बी होमोजेनियस कैटालिसिस। अगर इस तरह होता ना बेटा, N2 3H2 और आयरन कैटलिस्ट, देखें हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन गैस, ये गैस है और आयरन यहां पर सॉलिड कैटलिस्ट है, अगर इस तरह होता तो फिर आपने कहना था कि ये
हेट्रोजेनियस है, मतलब इसमें जो कैटलिस्ट है वो सॉलिड स्टेट में है, जो रिएक्टेंट्स है उनकी डिफरेंट फेज है। लेकिन अगर कैटलिस्ट और रिएक्टेंट सेम फेज में हो तो उसको आप होमोजेनियस कैटालिसिस कहती हैं। तो पहली बात तो सी और डी में से एक आंसर होगा। दूसरा देखें, देखिए कह रहा है कि ब्रोमीन के साथ क्या हो रहा है जी इन स्टेप वन। ब्रोमीन यहां पर स्टेप वन में आप देखें बी आर -1 है और ये बी आर 0 में जा रहा है। -1 से 0, ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है कम हो रहा है? -1 से 0 बढ़ रहा है। या दूसरे अल्फाज में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है? तो दिस इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ब्रोमाइड अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन डी इज द राइट, सी इज द राइट आंसर, जिसमें ब्रोमाइड आइंस आर ऑक्सीडाइज, ब्रोमाइड आइन ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 को जरा आपने ध्यान से बेटा पहले स्टेटमेंट इसकी आप पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट पढ़ें, शाबाश बेटा। पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट भी बता दूं, और मैंने आपको ये इक्विलिब्रियम में बार बार बताया भी है कि के सी और के पी ये दो ऐसे कांस्टेंट्स हैं कि इनको सिर्फ और सिर्फ कौन चेंज कर सकता है? इनकी वैल्यू को टेम्परेचर। ओनली टेम्परेचर कैन चेंज द वैल्यू ऑफ के पी एंड के सी। बस बेटा इन टेम्परेचर के अलावा प्रेशर, कंसंट्रेशन, कैटलिस्ट बिल्कुल भी के सी के पी की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के बेटा थोड़ा सा गेस करें कि क्या आंसर हो सकता है। देखें जी, इसको करते हैं। सबसे पहले तो देखें रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। अब वो कह रहा है कि जो फ्लास्क है उसका वॉल्यूम है 1 क्यूबिक मीटर और टेम्परेचर इज चेंज। आपने टेम्परेचर चेंज किया है भाई। जब टेम्परेचर चेंज किया तो केपी केसी पर फर्क पड़ेगा। द टेम्परेचर इज चेंज सच दैट टोटल प्रेशर इन द वेसल डबल्स। तो टेम्परेचर चेंज का क्या मतलब है? आपने टेम्परेचर बढ़ाया कम किया होगा, प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया। इसका मतलब है आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया है। टेम्परेचर क्या किया बेटा? इंक्रीज। तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा जी? आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया है, बैकवर्ड जाएगा ना। आपने हीट बढ़ा दी है क्योंकि रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक था, और आपने ऊपर से टेम्परेचर मजीद बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। अब बेटा एक तो इक्विलिब्रियम जा रहा है लेफ्ट साइड पर। जब इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड पर जाएगा तो ज्यादा रिएक्टेंट बनेगा या ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा? जब लेफ्ट साइड पर जा रहा है तो ज्यादा रिएक्टेंट बन रहा है, ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है? ज्यादा रिएक्टेंट बन रहा है। प्रोडक्ट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जब प्रोडक्ट कम होगा तो केपी भी कम होगा भाई। देखिए ना, केपी का जो एक्सप्रेशन है, केपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट। मोर प्रोडक्ट, मोर द वैल्यू ऑफ केपी। पहले देखिए ना, एच आई और केपी का डायरेक्ट रिलेशन, जितना एच आई ज्यादा होगा उतना केपी ज्यादा होगा। लेकिन यहां तो अब एच आई कम हो रहा है क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है। जब रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है तो फिर आपके पास वैल्यू ऑफ केपी भी कम हो रही है और रिएक्शन लेफ्ट साइड पर जा रहा है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा आप देखें आगे, ये क्वेश्चन देखें जी। डाइइथाइल जिंक इज एडेड to NaOH, two reaction occur, reaction 1 and 2. Which compound act as a Lowry Bronsted acid? अच्छा, ये एसिड की डेफिनेशन प्रोटॉन डोनर। एसिड क्या होगा? प्रोटॉन डोनर। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड इज प्रोटॉन डोनर और बेस जो होता है ये प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है बेटा। अब आपने इस रिएक्शन को देख के बताना है कि इनमें कौन एज एन एसिड, आपने ये देखना है प्रोटॉन डोनर कौन है। तो ये देखिए कैसे पता चलेगी, है ना आपके पास Zn, इसके साथ बेटा एक CH2CH3 लगा हुआ है और दो है, और दूसरा CH2CH3 लगा हुआ है। देखें, और रिएक्शन इसका हो रहा है वाटर के साथ। और क्या बन रहा है जरा देखें, जिंक ऑक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है? जिंक ऑक्साइड ZnO। और ये वाटर अपना एक एच, ये बड़ा गौर से देखिएगा, ये वाटर जो है ना बेटा अपना एक एच इसको दे रहा है
और ये एक H इसको दे रहा है, और आपके पास साथ में C2H6 बन रहा है। देखिए वाटर ने अपने प्रोटॉन डोनेट किए नहीं किए? किए ना। वाटर ने अपने दोनों प्रोटॉन डोनेट कर दिए जी रिएक्शन 1 में। तो इन दिस रिएक्शन व्हिच कंपाउंड एक्ट एज अ ब्रोंस्टेड लोरी एसिड, तो रिएक्शन नंबर 1 में एसिड कौन होगा और बेस कौन होगा? वाटर इज एसिड, और ये जिंक डाइइथाइल जिंक जो है ये बेस के तौर पर काम करेगा। डाइइथाइल जिंक क्या होगा? बेस होगा। ठीक है जी। अच्छा अब ये बी और सी में से कहीं होगा जी। अब आगे चलते हैं, रिएक्शन 2 को देखिए आप। रिएक्शन नंबर 2, रिएक्शन नंबर 2 में आप देख रहे हैं कि आपके पास वाटर है H2O, इसको बेटा इस तरह किया करें फिर आपको समझ आएगी सही। ZnO है और OH माइनस है जी। OH माइनस 2 दफा है, इसको इस तरह ओपन करके लिखा करें फिर आपको समझ आएगा। और ये बन रहा है ZnOH4, मतलब 4 OH हैं जी, 4 OH बन रहे हैं जी ये इस तरीके से। चार्जेस मैंने डाल रहा फिलहाल, हम सिर्फ देख रहे हैं प्रोटॉन डोनर कौन है। अब आप अगर बेटा ध्यान से देखें कि एक OH तो ये पहले से था, दूसरा OH भी है ना, तो ये 2 OH तो आपको नजर आ रहे हैं। तीसरा OH कहां से आया बेटा? क्या तीसरा OH ऐसे नहीं आया होगा जब वाटर ने अपना एक और प्रोटॉन डोनेट किया होगा? ये देखें, जब वाटर ने अपना एक प्रोटॉन डोनेट किया होगा तो ये एक OH और बन गया होगा। तो बेसिकली वाटर ने अपना एक प्रोटॉन डोनेट किया ना, या नहीं? वाटर ने अपना एक प्रोटॉन डोनेट किया, तब आपके पास जाकर ये 4 OH बन गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों रिएक्शंस के अंदर, दोनों रिएक्शंस के अंदर जो एसिड है वो वाटर है। एसिड कौन है? वाटर है। तो बी इज द आंसर। थोड़ा सा बेटा ये ट्रिकी सा होता है, इसको ध्यान से करना होता है। क्वेश्चन नंबर 12, which statement about the atom and molecule is correct? The molecular formula of a compound is simplest whole number ratio, गलत। ये तो empirical formula की definition बता रहा है। 1 mole of any substance contain 6.02 10 raised to the power 23 atoms, गलत। atoms नहीं, particles, particles में भी atom ion molecule। देखिए ना, 1 अगर मैं कहता, ये क्यों गलत है बेटा स्टेटमेंट? इसलिए गलत है कि अगर मैं कहता जी 1 मोल ऑफ क्लोरीन, तो उसमें 6 टाइम्स 10 रेज़्ड टू पावर 23 एटम्स तो नहीं आएंगे ना, उसमें तो इतने मॉलिक्यूल्स आएंगे, क्योंकि Cl2 इज अ मॉलिक्यूल। तो इसलिए एटम्स इसने गलत लिखा है बेटा, इसने एनी सब्सटेंस लिखा है ना। या तो अगर ये यहाँ लिखता है ना 1 मोल ऑफ हीलियम, क्या लिखता है? 1 मोल ऑफ हीलियम, फिर मैं ये बात कहता बिल्कुल ठीक है कि उसने 1 मोल एटम की बात की तो उसमें एवोगैड्रोस एटम होंगे। जब 1 मोल मॉलिक्यूल की बात होगी तो उसमें एवोगैड्रोस मॉलिक्यूल होंगे। जब 1 मोल आयन की बात होगी तो उसमें एवोगैड्रोस आयन होंगे। तो दूसरा भी बेटा स्टेटमेंट गलत है, पहली भी गलत, दूसरी भी। तीसरे देखें, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द रेशियो of the average mass of one atom of the element to the mass of an atom of carbon 12। देखें, ये जो relative atomic mass होता है, ये आप 1/12 of the mass of carbon उससे कंपेयर करते हैं। 1/12 of the mass of carbon 12। ठीक है, एक एटम से नहीं, कार्बन एटम के 1/12 पार्ट से। ये मैंने, अब अगर आप नोट्स देखें तो मैंने आपको ये बड़ी डिटेल में इसका जो है ना एग्जांपल से समझाया हुआ है कि कार्बन एटम का जो 1/12 मैस होगा वो आपको दूसरे एलिमेंट्स के मैसेज बताएगा। तो ये भी गलत है। द रिलेटिव फार्मूला मैस, बेटा फार्मूला मैस आपको मैंने कहा एक ब्रॉड टर्म है, ये आप आयोनिक कंपाउंड के लिए अप्लाई करते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए भी अप्लाई करते हैं। कह रहे जो फार्मूला मैस होता है ना किसी भी कंपाउंड का, फॉर एग्जांपल NaCl, फॉर एग्जांपल वाटर, ये क्या होता है जी? कह रहे इट इज सम ऑफ द इंडिविजुअल एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल द एटम्स इन द फार्मूला। बिल्कुल बात ठीक है कि किसी भी फार्मूला में जितने भी एटम्स होंगे उन एटम्स के जो एटॉमिक मैसेज हैं उसका सम फार्मूला मैस होगा। जिस तरह वाटर का फार्मूला मैस कितना होगा? 18 ना, एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन। NaCl का फार्मूला मैस कितना होगा? 58.5 ना, क्योंकि सोडियम 23 है, क्लोरीन 35.5 है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए, बोल्ट्जमैन कर्व। अच्छा, बोल्ट्जमैन कर्व का जरा मैं आपको थोड़ा सा आइडिया पहले दे दूं। अलबत्ता यहां पर वो एक डिफरेंट क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन बोल्ट्जमैन कर्व का आइडिया देख ले बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिए। ठीक है, एनर्जी और बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बेटा बोल्ट्जमैन कर्व ये होती है, ये जो आपको एरिया अंडर द पीक नजर आ रहा है ना,
ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। एक फैक्टर ऐसा है जो इस कर्व की शेप को चेंज कर देता है, उस फैक्टर को कहते हैं टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर बेटा बढ़ाते हैं ना, तो टेम्परेचर के बढ़ाने से, ये मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, टेम्परेचर के बढ़ाने से देखिए मैंने आपको कुछ चीजें लिखवाई थी कि टेम्परेचर के बढ़ाने से जो टॉप ऑफ द पीक है, टेम्परेचर के बढ़ाने से, सॉरी, ये देखें जी, ये हाइयर टेम्परेचर पर है, ये रेड लाइन। टेम्परेचर के बढ़ाने से बेटा ये होता है कि जो यहां पर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं ना, जिनकी एनर्जी कम थी, वो इधर चले जाते हैं हाइयर एनर्जी पे, ठीक है। तो क्या करना है आपने, जब भी हाई टेम्परेचर पे वो आपसे कहे कि कर्व ड्रॉ करें, तो आपने जो हाई टेम्परेचर पे कर्व ड्रॉ करनी है, तो जो टॉप ऑफ द कर्व है उसको ड्रॉप करना है। टॉप ऑफ द कर्व हैज ड्रॉप करना है, और कर्व को शिफ्ट करना है टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, जहां पर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। और अगर वो कहता है बेटा एक्टिवेशन एनर्जी, तो आपको मैंने बताया था एक्टिवेशन एनर्जी रिमेन सेम, चाहे टेम्परेचर ज्यादा हो कम हो, एक्टिवेशन एनर्जी की लाइन सेम ही रहती है, चाहे हाई टेम्परेचर हो या कम टेम्परेचर हो। ये तो था बोल्ट्जमैन का लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंट स्टाइल से क्वेश्चन पूछ रहा है, वो ये है, मैं बेटा इसको 1 मिनट फ्लिप करता हूँ क्योंकि आपको चारों ऑप्शन नजर नहीं आएंगे। 1 मिनट के लिए मैं फ्लिप कर रहा हूँ, फिर दोबारा नेक्स्ट एमसीक्यू पर ठीक कर लूंगा। कह रहा है बोल्ट्जमैन कर्व फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस एट टेम्परेचर टी शोन, 1 मोल ऑफ गैस इज एडिड। अच्छा देखिए, ये 1 मोल गैस है, ठीक है जी, ये 1 मोल ऑफ गैस है। पता क्या कह रहा है? वो कह रहा है अब आप इस 1 मोल गैस में 1 मोल गैस मजीद ऐड कर दें, 1 मोल ऑफ दिस सेम गैस इज एडिड एंड द गैस रिमेन्स एट टेम्परेचर टी। कह रहा है आप 1 मोल गैस मजीद ऐड करें, लेकिन आप टेम्परेचर को चेंज ना होने दें, टेम्परेचर सेम रखें। तो बताएं फिर आपके पास कर्व की शेप कैसी आएगी? देखें, आप टेम्परेचर तो सेम रख रहे हैं ना, टेम्परेचर के सेम रखने से क्या ये कर्व की शेप चेंज होगी? बिल्कुल भी नहीं, ये सब गलत है, ये जो कर्व की, क्योंकि मैंने आपको ये कहा है बेटा, मैंने आपसे ये कहा है कि टेम्परेचर के चेंज करने से, टेम्परेचर के चेंज करने से कर्व की शेप चेंज होती है। और उसने बेटा 1 मोल गैस मजीद ऐड की है, मतलब अब वो 2 मोल गैस ऐड कर रहा है। वो बेसिकली ये कह रहा है कि आपने पहले ये 1 मोल गैस के लिए डायग्राम बनाई थी, अब आप यही डायग्राम 2 मोल गैस के लिए बनाए, लेकिन टेम्परेचर इज सेम। तो क्या ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा बेटा आपका? ऑप्शन ए में देखें, वो कर्व की शेप बिल्कुल चेंज नहीं कर रहा। आप देख सकते हैं कर्व की शेप वैसे ही है, सिर्फ ये एरिया क्यों बढ़ गया? क्योंकि बेटा 1 मोल गैस मजीद ऐड हुई है, तो ये एरिया इसलिए बढ़ गया। देखिए ये क्यों गलत है, सी क्यों गलत है? सी इसलिए गलत है कि उसने मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम कर दी है भाई। डी इसलिए गलत है, उसने मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ा दी है और 1 मोल गैस ऐड ही नहीं की। बी इसलिए गलत है, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ा दी है, 1 मोल गैस ऐड ही नहीं की। तो इसलिए बेटा ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन द रिएक्शन शोन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ एक्स एंड वाई आर रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ देयर ओरिजिनल वैल्यूज व्हाइल कीपिंग द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कांस्टेंट। अच्छा देखिए क्या कह रहे हैं, पहले इसकी ये फर्स्ट स्टेटमेंट समझे ना। कह रहा है कि बोथ एक्स एंड वाई रिड्यूस, बेटा 1 मोल इसका था, 1 मोल इसका था, टोटल कितने मोल हुए? टोटल मोल कितने हो गए भाई? 2। लेकिन कह रहे हैं 2 में से आधे मोल्स ने रिएक्शन किया। 2 में से कितने मोल्स ने रिएक्शन किया? आधे मोल ने। तो अब पीछे कितने रह गए? दोनों के हाफ हाफ मोल रह गए, तो 1 मोल रिएक्टेंट रह गया और 1 मोल प्रोडक्ट बना। ये बात समझे उसकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि कंसंट्रेशन ऑफ बोथ एक्स एंड वाई आर रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ देयर ओरिजिनल वैल्यू, कि अगर शुरू में 1 1 मोल था, तो जब रिएक्शन होने के बाद क्या हुआ कि एक्स भी हाफ हो गया, वाई भी हाफ हो गया, ठीक है। और जो हाफ हाफ यहां से बेटा कम हुआ है ना, वो टोटल 1 मोल उसने प्रोडक्ट बना दिए, तो इसलिए टोटल वॉल्यूम सेम रहा है। टोटल वॉल्यूम कितना रहा है? सेम। अब वो कह रहे हैं कि साइमल्टेनियसली द टेंपरेचर इज इंक्रीज फ्रॉम 298 टू 348, व्हिच प्रेडिक्शन इज डेफिनेटली ट्रू? देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है, कम हो रहा है? टेम्परेचर उसने बढ़ाया है, तो टेम्परेचर के बढ़ाने से अब क्या होगा जी? मॉलिक्यूल्स की डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। A small proportion of collision between the particles of X and particles of Y will be successful. A small proportion जो लिखा है ना, ये बेटा थोड़ा मसला है इसमें। टेम्परेचर बढ़ाया है तो
तमाम पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़नी चाहिए और कूलिंग बढ़नी चाहिए ना, सिर्फ स्मॉल प्रोपोर्शन की कूलिंग तो नहीं होगी ना। जरा बी पर आते हैं, The average kinetic energy of particle X and particle Y will increase। ये बात बिल्कुल ठीक है बेटा, क्योंकि kinetic energy is directly proportional to temperature। टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो kinetic energy बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो kinetic energy क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सी क्यों गलत है? द रेट ऑफ रिएक्शन विल अनइफेक्टेड, ये हो नहीं सकता बेटा, जब भी आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क पड़ेगा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, नहीं कोलिजन तो बल्कि बेटा डबल हो जाएगी, जब आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं हर 20 डिग्री के बाद कोलिजन जो है ना बढ़ जाती है, डबल हो जाती है, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेटेड द क्लोराइड ऑफ अ पीरियड 3 एलिमेंट। अच्छा पीरियड 3 एलिमेंट ये है जी, NaCl, MgCl2, AlCl3 या Al2Cl6। अच्छा आगे आ जी, SiCl4, PCl5। सल्फर की हमारे सिलेबस में नहीं है। अब आप मुझे ये बताएं, कोई ऐसा क्लोराइड आपने पढ़ा है? इसमें देखिए सोडियम क्लोराइड को वाटर में डालेंगे ना pH 7, मैग्नीशियम क्लोराइड को वाटर में डालेंगे pH 6.5, AlCl3 को वाटर में डालेंगे pH 3, SaCl4 को वाटर में डालेंगे pH 2, PCl5 को डालेंगे pH 2। तो क्या हमने कोई ऐसा क्लोराइड पढ़ा है कि वो कह रहा है कि ये जो क्लोराइड है पीरियड 3 एलिमेंट के, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, वाटर में डिसॉल्व होते हैं और pH 12 बनाते हैं? pH 12 तो हमने नहीं देखा। हमने देखा है कि जो क्लोराइड्स हैं ग्रुप 3 के, या ये न्यूट्रल होंगे या ये आपको एसिडिक सॉल्यूशन बनाकर देते हैं। तो pH 12 वाली स्टेटमेंट तो गलत है। When placed in a test tube and heated in a rolling Bunsen burner, the compound melted after several minutes heating. What can be deduced from this record? At least one of the recorded observation is incorrect. The compound was magnesium chloride, PCl पर नहीं भाई, अगर ये होती तो उनकी pH 12 ना होती। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। The element in the period 3 and their compound show trend across the period from sodium to chlorine। आपने बताना है जी लेफ्ट टू राइट क्या होता है। देखें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। मैं आपको जल्दी से ना जरा सारे वो बता देता हूँ फ्रेंड। अगर आप बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की, बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी की जनरल ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिक नहीं। तो जनरल ट्रेंड क्या होता है जी, लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, क्योंकि न्यूक्लियर पुल क्या हो रहा है, न्यूक्लियर पुल बढ़ रहा है, शील्डिंग इफेक्ट इज ऑलमोस्ट सेम, जिसकी वजह से अट्रैक्शन बढ़ेगी और आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों बढ़ती है बेटा? क्योंकि न्यूक्लियर पुल बढ़ रहा है और न्यूक्लियर पुल के बढ़ने से एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। अच्छा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी COD। और अगर वो कह रहा है जी कि इसका एसिडिक बेसिक बिहेवियर ऑफ ऑक्साइड्स, अगर आप इनके ऑक्साइड बनाएं Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO2। देखिए ये तो आपके पास हो गए बेटा बेसिक ऑक्साइड ना। आप मेटल ऑक्साइड है ना, आप इनको वाटर में डालें तो ये बेस बना देंगे। Al2O3 हो गया बेटा एम्फोटेरिक, क्योंकि आपको पता है Al2O3 जो है बेटा एसिड से भी रिएक्शन करता है, बेस से भी करता है, क्योंकि एम्फोटेरिक है। और फिर बेटा ये जो आपके पास हो रहे हैं, यहाँ जो आपके पास आ रहे हैं, दीज आर दी एसिडिक ऑक्साइड। आप SiO2 या P2O5, SiO2 तो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, लेकिन P2O5 और SO2 को वाटर में डालो तो ये एसिड बनाएगा। तो इसलिए आपके पास जो आंसर आएगा वो बेटा ये आएगा। ये बात कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है और बेसिक से एम्फोटेरिक और एम्फोटेरिक से एसिडिक पे जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। The table shows the melting point of SiO2 and P4O6। पर देखिए आपने O लेवल में ये बात पढ़ी है कि SiO2 is a giant covalent। ये क्या है जी? SiO2 giant covalent है। और P4O6 मैं आपको कहूंगा सिंपल, तो आप कहेंगे सर आपको कैसे पता सिंपल है? एक तो बेटा इसमें नंबर ऑफ एटम्स आर काउंटेबल, आपको पता चल रहा है कि एक मॉलिक्यूल जो P4O6 का है उसमें 4 एटम और 6 ऑक्सीजन है, जबकि SiO2 में ये रेशियो है, ये नंबर ऑफ एटम्स नहीं है। दूसरा मुझे मेल्टिंग पॉइंट से पता चल रहा है। देखिए P4O6 का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, कम है? बहुत कम है। इसका मतलब ये हुआ कि P4O6 जो है ये सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, जबकि SiO2 जो है बेटा ये जॉइंट कोवेलेंट है। उनके मेल्टिंग पॉइंट बता रहे हैं। तो कह रहा है विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द मेल्टिंग पॉइंट? द बॉन्डिंग ऑफ द ऑक्साइड चेंजेस फ्रॉम आयोनिक टू कोवेलेंट। नहीं बेटा ये दोनों कोवेलेंट है, दोनों कोवेलेंट है। The metallic character of element decreases across period 3। देखें बात से बस स्टेटमेंट ठीक होती है, लेकिन वो आपकी स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं कर रही ना। बी ऑप्शन
बी स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन वो आपके उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा। असल में जो इसका आंसर है वो डी है। द स्ट्रक्चर चेंजेस फ्रॉम जॉइंट मॉलिक्यूलर टू सिंपल मॉलिक्यूलर। देखें SiO2 जॉइंट है और P4O6 सिंपल है, इसकी वजह से मेल्टिंग। देखें होता क्या है, जो सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल होते हैं ना, उसमें वीक IMF होती है। क्या होती है? वीक IMF। उसको आपने ब्रेक करना है बस। अगर आपने मेल्ट करना है P4O6 को, तो यू हैव टू ब्रेक द IMF। और अगर आपको SiO2 को बेटा मेल्ट करना है, तो यू नीड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है जी। इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी होगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कम से कम ट्रेंड्स आने चाहिए। ट्रेंड मैं यहां पहले बता देता हूं बेटा। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 कार्बोनेट्स। देखें, थर्मल स्टेबिलिटी बेटा ग्रुप 2 कार्बोनेट्स की इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। ये बात ठीक है? जरा चेक कर लें, अपने नोट्स में से मैच भी कर लें कि क्या थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 कार्बोनेट इंक्रीज होती है या नहीं होती। इंक्रीज होती है ना बेटा। अब अब ये कह रहा है, देखें, इक्वल मैसेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम नाइट्रेट। पहले तो इनकी डिकम्पोजिशन भी आपको पता होनी चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और कैल्शियम नाइट्रेट को अगर आप डिकम्पोज करेंगे, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और हाफ मोल ऑक्सीजन गैस बनेगी। बेटा कहां पर ज्यादा गैसेस बन रही है? कैल्शियम नाइट्रेट में ज्यादा गैसेस बन रही है ना। आपके पास दो मिक्सचर ऑफ गैसेस बन रही है, NO2 भी बन रहा है और O2 भी बन रहा है। ऊपर कार्बोनेट में सिर्फ एक गैस बन रही है। अब बेटा देखें, इक्वल मैसेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम नाइट्रेट एंड बेरियम कार्बोनेट एंड बेरियम नाइट्रेट आर थर्मली डिकम्पोज। आपने दोनों के इक्वल मैस लिया और फिर इनको डिकम्पोज करने की कोशिश की। कौन जल्दी डिकम्पोज होगा, जरा गैस करें जी। इसकी बेस पर थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 कार्बोनेट्स इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। सॉरी, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब मुश्किल से टूट रहा है। थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है डाउन द ग्रुप। जो ऊपर वाले हैं वो जल्दी, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह जल्दी टूटेंगे, बेरियम कार्बोनेट मुश्किल से टूटेंगे, उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है बेटा। तो अब जरा आप लोग गैस करें कि कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम नाइट्रेट आसानी से टूटेगा या बेरियम कार्बोनेट और बेरियम नाइट्रेट। बेरियम नीचे आता है, तो बेटा बेरियम कार्बोनेट और बेरियम नाइट्रेट तो स्टेबल है ना, और ये बेटा लेस स्टेबल है। बेटा ये हैदर, मैंने आपको पहले भी बताया होगा, जो इनकी रीजंस है ना स्टेबिलिटी की, ये रीजंस हम A2 में करते हैं, AS में नहीं करते। क्या मैंने आपको AS में करवाई है? मुझे बताएं। मैंने आपको AS में करवाई तो नहीं है बेटा ये? क्योंकि हम बच्चों को पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजिंग पावर, ये सब A2 की चीजें हैं बेटा। मैंने सिर्फ आपको ये स्टेटमेंट बताई होगी, रीजन तो मैंने नहीं बताई होगी। जी बच्चे, आप लोग मुझे जरा बताएं। तो इनकी जो रीजंस हैं, उसमें पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजिंग पावर, ये सब A2 में बच्चे जो है ना A2 में पूछी जाती हैं। आपको ट्रेंड याद रखना है। तो अब बेटा कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम नाइट्रेट लेस स्टेबल है, और बेरियम कार्बोनेट और बेरियम नाइट्रेट जो है वो ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो विच कंपाउंड विल प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम। अब देखें, जो लेस स्टेबल है वो डिकम्पोज होगा ना, जो लेस स्टेबल है वो क्या होगा? डिकम्पोज होगा। इसका मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम नाइट्रेट जल्दी डिकम्पोज होंगे। लेकिन ज्यादा गैस कौन बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम नाइट्रेट? कैल्शियम नाइट्रेट बनाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कैल्शियम नाइट्रेट जब डिकम्पोज होता है तो वो दो गैसेस बनाता है, एक 2 मोल NO2 के और हाफ मोल O2 के। तो वहां पर मिक्सचर ऑफ गैसेस बन रही है। तो बेटा ये समझ आ गया ना क्वेश्चन? बेटा एक मिनट, मैं इसको दोबारा शेयर कर लेता हूँ, वेट अ मिनट। बेटा बाकी बच्चों को भी स्क्रीन लैग होती हुई दिख रही है? बताइएगा। जी हैदर, आपको भी स्क्रीन जो है मेरी, मैं चले इसको दोबारा बेटा शेयर करता हूँ, वेट अ मिनट।
बेटा मालिक उसने मैथ्स बताया नहीं हमें, तो हम मोल कैसे निकाल सकते हैं भाई? उसने क्या यहाँ पर बेटा मैथ्स बताया हमें? इक्वल मैसेज कहा है, तो इक्वल मैसेज क्या है ना बेटा? तो आप इस तरह करो, चलो मैं आपको बताता हूँ एक तरीका। आप इस तरह करो, अपनी तरफ से कोई भी मैथ्स ले लो, ठीक है? अपनी तरफ से देखो, बेरियम तो आंसर हो ही नहीं सकता ना, बेरियम तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। रीजन इज क्योंकि ये स्टेबल है, ये डिकम्पोज नहीं होगा। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम नाइट्रेट का अपनी तरफ से कोई मैथ्स ले लो, दोनों का सेम, और फिर उसको मोल में कन्वर्ट करके कर लेना, क्योंकि अभी मेरे पास बेटा इतना टाइम नहीं है। आप देखोगे कि जो कैल्शियम नाइट्रेट है यहाँ पर ज्यादा गैसेज निकलेंगे, ठीक है? ठीक है, वो बिल्कुल ज्यादा गैसेज निकलेंगी इधर। अच्छा बेटा अब आ जाइए आगे। अच्छा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल वैसे ही है भाई, इसमें सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड पूछ रहा है। याद रखें, सिर्फ सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप कम होती है, बाकी सबकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होगी? कम होगी, बाकी सबकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ेगी। तो ये कह रहा है सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड। देखें ये है आपके पास मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम। एक मिनट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। पढ़ेंगे, देखें कैल्शियम और बेरियम जैसे जैसे नीचे आएंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी हाइड्रोक्साइड की, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड इज मोर सॉल्युबल, बेरियम हाइड्रोक्साइड इज मोर सॉल्युबल। और थर्मल स्टेबिलिटी भी बेटा डाउन द ग्रुप बढ़ती है, ठीक है? थर्मल स्टेबिलिटी भी डाउन द ग्रुप बढ़ेगी, तो बेरियम कार्बोनेट इज मोर स्टेबल और कैल्शियम कार्बोनेट इज लेस स्टेबल। तो याद रखें, डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी भी बढ़ती है और डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है, ठीक है? तो डी इज द आंसर। अब नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 22, which statement relating to the element in group 17 and their compound is correct? देखें पहली स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ब्रोमीन विल रिड्यूस। देखें पोटाशियम में के प्लस है और आई माइनस है, और आयोडीन होता है I2 0। पर देखिए ये आयोडीन -1 से 0 में जा रहा है। पहले ये बताएं, ये -1 से 0 में जा रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है? वो छोड़ें कि कर सकता है या नहीं कर सकता, लेकिन पहले ये बताएं, अगर आयोडाइड -1 से 0 में जा रहा है तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, इसको तो ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो वो कह रहा है ब्रोमीन विल रिड्यूस, तो गलत कह रहा है भाई, ये रिड्यूस नहीं, ये ऑक्सीडेशन है। ये क्या है? ऑक्सीडेशन है। इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि उसने ऑक्सीडेशन को रिडक्शन लिखा हुआ है। अच्छा अब आ जाए दूसरे पर, आयोडाइड आइन रिएक्ट टू फॉर्म व्हाइट प्रेसिपिटेट। नहीं बेटा, आयोडाइड येलो प्रेसिपिटेट देता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ, ये भी गलत है। ब्रोमाइड आयन रिएक्ट टू फॉर्म व्हाइट प्रेसिपिटेट, नहीं, ये क्रीम प्रेसिपिटेट देते बेटा। ब्रोमाइड क्रीम प्रेसिपिटेट देगा विद सिल्वर नाइट्रेट। और क्लोरीन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अ कलरलेस गैस। यस बेटा, HCl का कोई कलर नहीं होता, ठीक है? वो जो आप कहते हैं ना व्हाइट स्टीमी फ्यूम्स, वो तो जब रिएक्शन के अंदर बन रहे होते हैं उस टाइम इतने कंसंट्रेटेड होते हैं कि आपको दिख रहे होते हैं, वो फौरन डिसअपीयर हो जाते हैं। तो HCl इज अ कलरलेस गैस। बट अगला रिएक्शन न्यूमेरिकल क्या, मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं गुजारूंगा, आपको सिर्फ रिएक्शन की इक्वेशन लिख कर दे देता हूं, आप इसको खुद कर लीजिएगा। ये जी, देखिए ये आपने क्या करना होगा, NaOH के मोल निकाल लीजिएगा बेटा, क्योंकि NaOH की उसने कंसंट्रेशन भी बताई और वॉल्यूम भी बताया, ठीक है? मोल निकल आएंगे ना, तो आपने फिर NaCl के मोल निकालने हैं। आप 6 रेशो कर लीजिएगा कि 6 मोल अगर NaOH के होंगे तो ये 5 मोल देंगे। तो इसके कितने मोल आ रहे हैं जी, यहां से आप कर लें। तो 0.6 जो है कितने मोल देंगे, X मोल देंगे, ठीक है? ये 0.5 आ रहा है जी, मैंने थोड़ा जल्दी से कर दिया, आप इसको खुद कर लीजिएगा। 6:5 है, 0.6 कितने देंगे, X देंगे। क्वेश्चन नंबर 24 जी, द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज जी। बड़ा कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, तो ये जो जी है ना, दिस इज दी H2SO4। जी क्या है बेटा आपका, H2SO4 है, ठीक है? जी आपके पास H2SO4 है। अब वो ये कह रहा है कि विच रिएक्शन और प्रोसेस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ गैस दैट कैन न्यूट्रलाइज। बेटा ये देखें बड़ा सिंपल है, सी हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस में क्या बनता है, अमोनिया बनता है ना बेटा। तो ये अमोनिया क्या करेगा, H2SO4 को न्यूट्रलाइज कर देगा। H2SO4 कॉन्टैक्ट प्रोसेस में बन रहा होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए और फिर आगे बेटा हमने ऑर्गेनिक के स्टार्ट करनी है, ठीक है। ऑर्गेनिक के जल्दी हो जाएंगे, बस इसमें थोड़ा टाइम लगता है। व्हेन अमोनिया NH3, ये होता है जी अमोनिया। क्या आपने इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करने, इसको कर रहा हूं। ये अमोनिया बेटा, लेकिन ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? H आयन के साथ बेटा। अमोनिया आयन जरा इसका बना देते हैं हम, ये आपने जरा इसमें आप इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लें जी। वहां जबानी ना कीजिएगा बेटा, गलती करेंगे। जबानी जब भी करेंगे गलती करेंगे, तो लिख के करें। कितने हैं जी? पहले शेल में 2 और आखिरी शेल में कितने आ रहे हैं? 8। 8 और 2 कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 अमोनियम आयन 10 है। अब वो ये कह रहा है बेटा कि पहले था NH3, पहले क्या था? NH3 था और ये लोन पेयर था और ये एंगल कितना था? 107, है ना, याद है? 107 एंगल होता था। कह रहा है अब आ गया NH4 प्लस और अब एंगल आ रहा है बेटा 109, क्योंकि लोन पेयर की वहां से लोन पेयर की वजह से एंगल थोड़ा यहाँ कम हो रहा था ना। तो अब देखें NH4 में एंगल क्या हो गया? HNH एंगल, इस एंगल की बात कर रहे हैं। ये NH4 प्लस इज जस्ट लाइक ए CH4 प्लस, सॉरी CH4, NH4 प्लस इज जस्ट लाइक CH4। तो एंगल बेटा क्या हो गया? 107 से 109 बढ़ गया है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? देखें, इसका आंसर ये वाला होगा, डी, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अमोनियम आयन में 10 आ रहे हैं और अमोनिया से जब अमोनियम आयन बना तो एंगल क्या हो गया? बढ़ गया है। अच्छा, ये क्वेश्चन बेटा मैंने ग्रुप में भी सेंड किया था, खिजरान ने पूछा था मुझसे। ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, जिसमें वो कहता है कि आपने इस क्वेश्चन में अल्कीन बनाना है, साइक्लिक अल्केन बनानी है और स्ट्रक्चरल आइसोमर बेटा, स्टीरियो आइसोमर की बात नहीं कर रहा। C4H8 है, आप इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाएं और अल्कीन बना सकते हैं, साइक्लिक अल्केन बना सकते हैं। तो देखें C4H8 है ना, तो आप इसको ऐसे करें। पहला स्ट्रक्चर तो ये बना लीजिए, ये 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, ऐसे। अच्छा, अक्सर बच्चों का इसके बाद ध्यान नहीं जाता भाई, आपने ये एक स्क्वायर टाइप स्ट्रक्चर बनाया तो आप साइक्लोप्रोपेन भी बना सकते हैं बेटा, ऐसे करके देखें। CH2 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 और यहां से एक H काट के इसके साथ एक ब्रांच लगा दें। ये देख ले बेटा, आपका फॉर्मूला तो सही हो गया। देखिए ये भी C4H8 है, 2 हो गए ना। अब तीसरा देखें मैं कैसे बनाऊंगा जी। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तीसरा देखें, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये तीसरा हो गया। अब बेटा आप डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। और अब बेटा इनमें ब्रांचिंग कर दें, 1 2 3 और ये ब्रांच कर दीजिए। ये देखें, ये 4 हो गए और ये 5 हो गए। तो कितने इसके स्ट्रक्चर बन रहे हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर 5 हैं, ठीक है बेटा। अब आगे आ जाएं, विच कंपाउंड विल डीक्लोराइज द ब्रोमीन। लेकिन जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, यहां पर आपको कहीं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नजर नहीं आ रहा, या जी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देखना है आपने, कहीं पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं। देखें CH2 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 CH2, लेकिन ये आसानी से पकड़ा जाएगा। ये देखिए CH डबल बॉन्ड CH, मैं अगर इसको ओपन करके बनाऊंगी ऐसे है, CH3 है बेटा, CH3 के बाद आगे देखें CH है, आगे क्या है? CH, फिर आगे भी CH है बेटा। जब 2 CH इकट्ठे आ रहे हैं, इट मींस कि देयर इज अ डबल बॉन्ड ना। और आगे CH2 CH2 और CH2OH आ रहा है बेटा, यहां पर ब्रोमीन ऐड हो जाएगा और ये डिक्लोराइज करेगा, तो सी इज द राइट आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 28 ये कह रहा है बेटा कि अल्कीन्स रिएक्ट विद एक्वस हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अल्कीन्स एक्वस हाइड्रोजन ब्रोमाइड से रिएक्शन करेंगे। द रिएक्शन प्रोसीड्स वाया एन इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, द मोर स्टेबल द इंटरमीडिएट। अच्छा देखें, कहना वो ये चाह रहा है कि अगर किसी रिएक्शन में टर्शियरी कार्बोकेटाइन बन रहा है तो वो रिएक्शन बहुत तेजी के साथ होगा, और अगर किसी रिएक्शन में सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन रहा है तो वो स्लो होगा, और अगर किसी रिएक्शन में प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन रहा है तो वो बहुत स्लो होगा। ये कहना चाह रहा है। कह रहा है विच सीक्वेंस करेक्टली शो एन इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द रिएक्शन ऑफ द अल्कीन विद हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अच्छा, आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर देखना है। देखिए इथीन के अंदर अगर आप एडिशन करें ना बेटा, इथीन में, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मैकेनिज्म बताता हूँ, उससे आपको क्लियर होगा बेटा। अगर आप इथीन में करने ना, इथीन, ये देखना, ये मैकेनिज्म है ना, CH3 CH2 प्लस और ये Br नेगेटिव, और ये फिर इसके ऊपर अटैक करेगा। बताइए कौन सा कार्बोकेटाइन बना है जी? दिस इज प्राइमरी कार्बोकेटाइन।
इसका मतलब है कि इथीन सबसे स्लो रिएक्शन देगा। क्यों बेटा? क्योंकि इथीन के मैकेनिज्म के अंदर जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो कौन सा है? वो लीस्ट स्टेबल है। दिस इज द प्राइमरी कार्बोकेटाइन ना। तो ये जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन होगा ये क्योंकि लीस्ट स्टेबल है और रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं चाहता। अच्छा, अब आगे, विच सीक्वेंस करेक्टली शोज एन इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। अब देखिए, रिएक्शन तो नहीं चाहेगा ना कि मैं अनस्टेबल चीज बनाऊं। रिएक्शन तो बेटा बिल्कुल नहीं चाहेगा कि मैं अनस्टेबल चीज बनाऊं। इसलिए इस कार्बोकेटाइन को बनाने के लिए ना काफी टाइम लगेगा, आपको हीट देनी पड़ेगी तब जाके ये रिएक्शन होगा और टाइम कंज्यूमिंग होगा। ठीक है, बड़ी मुश्किल से ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा। क्यों? अनस्टेबल है। जबकि इसके मुकाबले में मैं अगर प्रोपीन का स्ट्रक्चर बेटा बनाऊं, अब मैं इसको रब कर रहा हूं, प्रोपीन में आपको बनाकर दिखाऊंगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और ये बेटा HBr है। अब देखिए, दिस इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन ना। तो आपको मैंने बताया था अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पर जाएगा जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन उस कार्बन पर जाएगा विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये देखें, ये इस तरह रिएक्शन होगा। इसका मैकेनिज्म लिख रहा हूं। तो CH3 CH प्लस CH3, ठीक है, ये आपके पास बन गया इधर Br। अब बेटा देखिए, ये जो कार्बोकेटाइन बन रहा है ये क्या है? दिस इज प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी। दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ना। अब क्या होगा कि ये Br इधर आकर अटैक कर लेगा। क्योंकि देखें, आप लोगों को ये बात मैं फिर बता रहा हूँ, आप किसी बच्चे के जहन में ये आ रहा होगा कि सर ने ब्रोमीन को कार्बन नंबर 1 पे क्यों नहीं ऐड किया। तो बेटा आपको बता चुका हूँ, ये मार्कोनिकॉफ रूल आपको बताया था कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो देखो ना, मैं इसलिए सेकंड कार्बन पर लेके जा रहा हूँ। तो ये आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है ना। इसका मतलब है कि प्रोपीन थोड़ा आसानी से बन जाएगा क्योंकि एक सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। जबकि अगर आप बेटा लास्ट वाले को देखें, 2 मिथाइल प्रोपीन 1 2 3, ये है जी। अब आप बेटा HBr अगर देखें इधर, देखिए ये इधर जाएगा और ये इधर टूटेगा ऐसे करके। CH3 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 और ये प्लस जी और Br माइनस। अब देखिए, ये टर्शरी कार्बोकेटाइन है, ये तो बहुत जल्दी से बनेगा। जिसका मतलब ऑप्शन इज द राइट आंसर कि इथीन बहुत मुश्किल से बनेगा, प्रोपीन थोड़ा जल्दी बन जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपीन और जल्दी बनेगा क्योंकि इस 2 मिथाइल प्रोपीन में जो टर्शरी कार्बोकेटाइन बन रहा है वो मोर स्टेबल है, तो ये जल्दी से बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। A reaction occur when a sample of 1 chlorobutane is heated। हाँ, 1 chloropropane है जी, ये है जी हमारे पास CH3 CH Cl CH3। एथेनोलिक NaOH है भाई, अल्कोहलिक। तो आपको बताया कि जब अल्कोहलिक होगा तो अल्फा कार्बन से बेटा क्या बताया था, हेलोजन निकलेगा, और बीटा कार्बन से आपने हाइड्रोजन को निकालना है। ये देखें, तो अब होगा ये बेटा कि आपने ये निकाल लेना यहां से, और ये जो OH है ना, ये OH बेटा इस H को निकाल लेगा और डबल बॉन्ड बनेगा अल्फा और बीटा कार्बन के दरमियान। आपको रिएक्शन याद होना चाहिए ये। तो आपके पास ये एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है और इससे इसके रिजल्ट में अल्कीन बनता है। क्या बनता है? जब भी अल्कोहलिक NaOH के साथ रिएक्शन होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, अल्कीन बनेगा। अल्कीन कौन सा बनेगा? ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 बेटा। तो आपके पास ये हो रहा है जी एलिमिनेशन। क्वेश्चन नंबर 30। द डायग्राम शोज द स्ट्रक्चर ऑफ 3 हाइड्रोजन एल्केन। अच्छा जी, द डायग्राम शोज द स्ट्रक्चर ऑफ 3 हाइड्रोजन एल्केन, कार्बन ब्रोमीन कार्बन ब्रोमीन कार्बन क्लोरीन। अब देखें, इसके अंदर प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा, टर्शरी कौन सा? पी टर्शरी हेलोजन एल्केन है, राइट। क्योंकि उसमें अल्फा कार्बन जो है ना, ये जो अल्फा कार्बन है इसके साथ 3 अल्काइल ग्रुप है। सॉरी, 1 क्लोरोप्रोपेन है। ठीक है बेटा, 1 क्लोरोप्रोपेन है, मैंने गलती से 2 क्लोरोप्रोपेन बना दिया। 1 क्लोरो की जगह फिर भी रिएक्शन वही होगा भाई। ठीक है, एलिमिनेशन ही होगा। 1 क्लोरोप्रोपेन होगा ना, तो इस तरह कर लो। ये लो, ये आपके पास है CH3
CH2 CH2Cl, ये होगा बेटा रिएक्शन कि NaOH है, ये NaCl निकल जाएगा इधर से और ये इधर से निकाल लेगा, और ये आपका अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन, तो प्रोपीन बनेगा बेटा फिर भी, ठीक है। अच्छा बेटा इस रिएक्शन पर आ जाए दोबारा। अब वो कह रहा है कि क्यू आर आपके पास प्राइमरी है और P इज दी टर्शियरी हाइड्रोजन एल्केन, और इनकी वो हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। रिलेटिव स्पीड ऑफ हाइड्रोलिसिस, आपने इनकी रिलेटिव स्पीड बतानी है। अब देखें Q और R में, Q और R में आपने बताना है कि अच्छा हाइड्रोलिसिस होता है रिएक्शन विद वाटर ना, मैं मतलब वाटर से रिएक्शन करवाऊंगा ना जब, वाटर से, तो कह रहा है कि कहां पर बॉन्ड जल्दी टूटेगा। देखिए कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड लेंथ इज लॉन्गर ना, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड लेंथ क्या है, लॉन्गर है, ये आसानी से टूटेगा। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टर, क्योंकि क्लोरीन एटम का साइज छोटा है ना, ब्रोमीन का साइज बड़ा है, इसलिए ये जो कार्बन ब्रोमीन है ये जल्दी से टूटेगा बेटा, ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा। तो क्यू के अंदर जो हाइड्रोलिसिस होगी बेटा वो फास्ट होगी, क्यू में हाइड्रोलिसिस क्या होगी, फास्ट, और आर में स्लो होगी। अब वो कह रहे हैं पी एन क्यू, अगर आप पी एन क्यू को देखें, पी और क्यू में जो पी है ये टर्शियरी हैलोजन एल्केन है ना, टर्शियरी हैलोजन एल्केन बेटा आपको कौन सा रिएक्शन देता है, SN1, SN1 टाइप। तो आपको अब अपना आंसर मिल गया, आपका आंसर बेटा यहां पर है ये वाला, क्योंकि ये बेटा टर्शियरी है, टर्शियरी आपको SN1 टाइप मैकेनिज्म देता है ना, याद है जिसमें पहले कार्बोकेटाइन बनता है, स्लो स्टेप और फिर फास्ट स्टेप होता है ना, तो ये वो है SN1। वन से क्या मुराद होता है यहाँ पर कि इन स्लो स्टेप ओनली वन मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व, और जो क्यू है बेटा ये प्राइमरी हैलोजन एल्केन है, जो प्राइमरी हैलोजन एल्केन होते हैं ये आपको SN2 टाइप मैकेनिज्म देते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 बेटा कैलकुलेशन वाला है, फिलहाल इसको हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि टाइम थोड़ा कम है हमारे पास, इस पर आज जल्दी से। कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ द टार्टारिक एसिड, अच्छा टार्टारिक एसिड में फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये बेटा अल्कोहल है, ठीक है, ये ब्लू वाले अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। बेटा ये जो कह रहा है कि 4 मोल्स ऑफ एक्स रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ टार्टारिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड ना अल्कोहल से रिएक्शन नहीं करता, डज नॉट रिएक्ट विद अल्कोहल। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डज नॉट रिएक्ट विद अल्कोहल। ये कार्बोक्सिल तो करते हैं, अल्कोहल से नहीं करते। कार्बोनेट भी बेटा अल्कोहल से रिएक्शन नहीं करता। सोडियम, सोडियम अगर आप 4 मोल्स लेंगे ना बेटा तो पता है क्या करेगा, एक सोडियम इधर आएगा, अब जरा देखते जाइएगा, एक सोडियम इधर आएगा बेटा, इस H की जगह आ जाएगा, एक सोडियम इस अल्कोहल की H की जगह आएगा, एक सोडियम इस अल्कोहल की H की जगह आएगा, और एक सोडियम इस अल्कोहल की H की जगह आएगा। ये बन जाएगा आपके पास ONa C डबल बॉन्ड O, ONa ONa ONa, ये देखिए, ठीक है। तो सोडियम अल्कोहल से भी रिएक्शन करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी करता है। क्वेश्चन नंबर 33 पर आ जाइए, विच कंपाउंड गिव्स बोथ 2,4-DNPH के साथ रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब है एल्डिहाइड कीटोन होगा, एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है जी। और अगर बेटा येलो प्रेसिपिटेट बना रहा है विद एक्वस अल्कलाइन आयोडीन, तो इसका मतलब है उसमें CH3 C डबल बॉन्ड O होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O होगा। या कुछ अल्कोहल्स भी मैंने आपको लिखवाए थे, प्राइमरी अल्कोहल में एथेनॉल और सेकेंडरी अल्कोहल में वो अल्कोहल जिसमें OH सेकंड कार्बन पर होता है। तो अब देखें विच कंपाउंड गिव्स बोथ, आप देखें एथेनॉल जो है ना बेटा वो 2,4-DNPH तो नहीं देगा ना, मेथानल 2,4-DNPH देगा, मेथानल ये होता है बेटा, ये 2,4-DNPH देगा, लेकिन एक्वस अल्कलाइन आयोडीन से नहीं देगा, क्योंकि इसके लिए कंडीशन ये है कि ये ग्रुप होना मस्ट है, और इसके लिए ये ग्रुप होना मस्ट है। तो इसलिए बेटा मेथानल भी आपको एक रिएक्शन दे रहा है, दूसरा नहीं दे रहा। प्रोपानल बेटा ये होता है, देखिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो ये आपको 2,4-DNPH के साथ देगा, जो येलो प्रेसिपिटेट नहीं देगा।
प्रोपानन आपको दोनों देगा जी, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये देखें, इसमें ये जो ग्रुप लगा हुआ है ना, ये आपको कौन सा रिएक्शन देगा, 2,4-DNPH के साथ, और ये जो बेटा ग्रुप लगा हुआ है ये आपको आयोडोफॉर्म देगा। तो डी इज द आंसर, डी आंसर है बेटा आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 34। हाँ, ये बात बेटा मैंने आपको बतानी थी एक, कि जो LiAlH4 होता है ना, ये एल्कीन को रिड्यूस नहीं कर सकता। एल्कीन के अंदर अगर आपने हाइड्रोजनेशन करवानी है तो आपको हाइड्रोजन विद निकल कैटालिस्ट लेना होगा। अगर एल्कीन के अंदर रिडक्शन करवानी है, एल्कीन में, इसके पीछे एक रीजन है जो कि आपको बेटा सिलेबस में नहीं आपके, मैं आपको बता देता हूं अगर कोई बच्चा ये पूछना चाहता है कि क्यों LiAlH4 रिएक्शन नहीं करता एल्कीन के साथ ना, क्यों LiAlH4 एल्कीन को रिड्यूस नहीं करता। बेटा इसलिए नहीं करता कि ये जो LiAlH4 है ना, ये असल में H आइन, हाइड्राइड आइन जनरेट करता है, और ये हाइड्राइड आइन जाकर फिर रिएक्शन करता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ। अब देखो, हाइड्राइड आइन भी नेगेटिव और अल्कीन भी न्यूक्लियोफाइल है, दोनों न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए इनका रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन 1 लिखा हुआ है ये गलत है। स्टूडेंट सजेस्ट 2 यूजेस ऑफ LiAlH4। पहले में वो क्या कर रहा है, एल्कीन को रिड्यूस कर रहा है, दूसरे में कार्बोक्सिलिक को कर रहा है। बेटा ये तो आपको मैंने एक नोट भी लिखवाया हुआ है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको सिर्फ LiAlH4 रिड्यूस कर सकता है, और वो प्राइमरी अल्कोहल में जाता है। तो रिएक्शन 2 ठीक है। विच रिएक्शन वुड गिव द प्रोडक्ट शोन, विच रिएक्शन वुड गिव द प्रोडक्ट शोन, रिएक्शन 2 बेटा। रिएक्शन 1 जो है ना वो गलत है। हैदर, मैंने आपको बताया कि ये चीज आपके सिलेबस में नहीं है ना, मैंने आपको ऐसी बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दिया कि LiAlH4 जनरेट्स द हाइड्राइड आइन, नॉट एटॉमिक हाइड्रोजन। ठीक है, वो हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आप लोगों को ये बताते हैं कि ये एटॉमिक हाइड्रोजन जनरेट करता है, लेकिन असल में ये हाइड्रोजन आइन डोनेट करता है। इसका क्योंकि मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है इसलिए हम बच्चों को नहीं बताते, बस ये बच्चों को याद करवा देते हैं कि LiAlH4 इज अनएबल टू रिड्यूस द एल्कीन, एल्कीन को रिड्यूस नहीं कर सकता। अगर एल्कीन को रिड्यूस करवाना है तो यू नीड हाइड्रोजन गैस विद निकल कैटलिस्ट। अच्छा जी बेटा, अब आ जाए 35 पर। 35 इतना मुश्किल नहीं है, इसमें आपको थोड़ा सा लंबी कैलकुलेशन बस करनी है। वो कह रहे जी कि कंपाउंड X contain सिंगल एस्टर ग्रुप, X contain 27% by mass of oxygen, which pair of product could be produced by hydrolysis of X। कह रहे जो X है ना एस्टर, उसमें ऑक्सीजन 27.6% है, तो आप बताएं वो एस्टर कौन सा है। मतलब ऑप्शन ए में देखें, उसने तो एस्टर तो नहीं बताया हुआ ना, उसने तो क्या बताए हुए, एस्टर के रिएक्टेंट्स। वो कह रहा है जो एस्टर को जब आपने हाइड्रोलाइज किया ना तो ये बना है जी, उसके रिएक्टेंट्स बन गए ब्यूटेन 1 और एथेनोइक एसिड। कह रहे जब एस्टर को आपने हाइड्रोलाइज किया ना, एस्टर को जब आपने हाइड्रोलाइज किया तो क्या बना, एथेनॉल बना, प्रोपानोइक एसिड बना। कह रहा है जब एस्टर को हाइड्रोलाइज किया तो अल्कोहल और मेथनोइक एसिड। आप बताएं वो कौन सा एस्टर है फिर जिसमें 27% बायोमास ऑक्सीजन है। तो पता है क्या करें, इसको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं। जरा पहला वाले देखें बेटा, मैं पूरा रिएक्शन ही चले फिलहाल लिख देता हूं आसानी के लिए। एथेनोइक एसिड है और ब्यूटेन 1 है, राइट। ये जी ब्यूटेन 1, यहां से ये निकल गया और आपके पास बना CH3, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, CH2, CH2, CH2 एंड CH3। अब आप पता क्या करें, बस सिंपल बेटा, इस एस्टर में ना आप देखें कि ऑक्सीजन की परसेंटेज 27.6% आ रही है, नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही फिर ऑप्शन बी को चेक कर लें, सी को कर लें, डी को कर लें। तो हम जल्दी से इसको चेक कर लेते हैं। MR निकालें ना कोई बच्चा जल्दी से बेटा, इसका कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। तो आप करें जी कैलकुलेटर पर 12 टाइम्स 6, तो ये आ गया 72। अच्छा जी, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, तो प्लस 32 कर लें। हाइड्रोजन कितने हैं जी, 3 + 2 5 6 7 8 9 10 11 12 11। और बेटा आपने ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालनी है ना, तो टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, 32 है। तो 32 डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100 करें। इसका MR पहले मैं ऐड कर लूं, 72 + 32 + 11, फिर कर लेंगे 72 + 32 + 11, 115 जी। 32 over 115 into 100,
ये जी इसकी आंसर आ रहा है 27.82। तो देखिए यही एस्टर है, ऑप्शन 1 ही है जी। समझ आया आपने क्या क्या करना है? देखें वो ये कह रहे हैं एस्टर था एक्स और वो एस्टर यही था। कह रहे जिस एस्टर को आपने हाइड्रोलाइज किया तो ये पेयर बना जी, एक ब्यूटेन 1 ओल बना, एक एथेनोइक एसिड बना। और इस एस्टर में कह रहा है जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है वो 27.82% मेरी आ रही है, ये है। बताएं वो एस्टर कौन सा होगा? तो आपको फिर सारे ऑप्शन चेक करने थे, हमारा पहला ही ऑप्शन बेटा आ गया। अब आ जाए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट ये कह रहा है बेटा कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अ नॉन साइक्लिक एल्केन। नहीं बेटा सेक्शन ए और बी खत्म हो गया। आप लोगों को बेटा ये क्लास में कितनी दफा बताया है कि सेक्शन ए अब सिर्फ है, सेक्शन बी नहीं है आपका। सेक्शन बी खत्म हो चुका है, अब आपको 40 के 40 एमसीक्यूज आएंगे। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम इन नॉन साइक्लिक एल्केन मॉलिक्यूल दैट हैज अ कायरल सेंटर। तो कह रहा है बेटा मिनिमम कितने कार्बन हो कि उसमें कायरल सेंटर बन सकता है, मतलब मिनिमम कितने कार्बन हो कि आप उसमें कायरल कार्बन बना सकते हैं। देखें मिनिमम आपने बताना है, तो इसका आंसर 7 है। अभी चेक कर लेते हैं कैसे। अगर आपके पास इतना हो ना, ये आपका कायरल कार्बन है, ठीक है, इसमें मैंने स्टार बनाया है। एक तो इसके साथ हाइड्रोजन लगाएं बेटा, एक इसके साथ लगाएं मिथाइल। दो दो डिफरेंट ग्रुप हो गए ना, एक ग्रुप हो गया एच, एक हो गया मिथाइल। बेटा एक इसमें लगाएं जी आप, अब जहरी बात है आपको दो कार्बन वाला चेन लगाना पड़ेगा, CH2 CH3। अब एक बेटा आपको इसमें लगाना पड़ेगा मिनिमम 3 कार्बन वाले, CH2 CH2 एंड CH। ये कितने हो रहे हैं देखिए, ज्यादा तो नहीं हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल कितने कार्बन हो गए जी? 7। तो बेसिकली आपने ये करना था, आपने उसको ये बताना था कि मिनिमम कितने कार्बन हो तो आप कायरल सेंटर बना सकते हैं। मिनिमम 7 होने चाहिए, 7 से आपका कायरल कार्बन बन जाता है। देखें ये जो सेंट्रल कार्बन है, इसके एक साइड पर हाइड्रोजन है, एक साइड पर मिथाइल है, एक साइड पर इथाइल है, एक साइड पर प्रोपाइल है। A polymer contain the sequence shown. Which monomer could produce this polymer by additional polymerization? आपको बेटा मैंने बताया था एडिशनल पॉलीमराइजेशन में जब भी वो आपसे कहे कि आप रिपीटिंग यूनिट बताएं तो 2 कार्बन के बाद यूनिट रिपीट हो रहा होता है। ये देखिए ये ये अच्छा, आप देखें आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। आप कहेंगे कि ये तो रिपीट, ये तो सेम नहीं है। आप कहेंगे जी कभी वो क्लोरीन इधर आ रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर ऊपर आ रहा है। तो बेटा वो इस तरह है, देखें आप ये मॉलिक्यूल जो लेते हैं ना, उसने इस तरह लिखा हुआ है, एक CH को ऐसे लिख दिया, जो दूसरा रिपीटिंग यूनिट है ये जो है बेटा ये वाला, ये मैं लिख रहा हूँ, उसने उसको ऐसे ही ड्रॉ कर दिया, मतलब Cl को इधर कर दिया। अच्छा तीसरा वाला उसने क्या किया, जरा चालाकी की है सिर्फ। तीसरे वाले में ना मतलब है वही है, सिर्फ वो क्लोरीन को उसने उस साइड पर कर दिया। ये देखिए ना, है तो वही चीज है ना बेटा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, सिर्फ उनको फ्लिप कर दिया, मॉलिक्यूल को फ्लिप कर दिया। तो इस है तो आपका रिपीटिंग यूनिट वही। तो अब बता रहा है कि विच मोनोमर कुड प्रोड्यूस दिस पॉलीमर। तो बेटा इसमें क्या होगा, ये ऑप्शन बी देखो, ये दिस इज द आंसर। अच्छा बच्चे यहाँ क्या गलती करते हैं, देखें उसने जो आपको यहाँ पर चालाकी की है वो ये कि कोई बच्चा इस तरह सिलेक्ट कर दे कि ये जो 2 क्लोरीन नजर आ रहे हैं ना, वो ऐसे सिलेक्ट कर दीजिए। ऐसे सिलेक्ट करेंगे तो गलत होगा। देखें आगे आपका रिपीटिंग यूनिट ही नहीं बनेगा। ये देखें ये CH2 तो एक जैसे तो नहीं आ रहे ना, इसलिए आपने पहले कार्बन से स्टार्ट करना है, ऐसे करके ये 1 ये 2, ये देखें ये सारे सेम है। सिर्फ कुछ बास केसेस में आपको क्लोरीन थोड़ा दूर लग रहा है, तो वो ये है बेटा जो मैंने नीचे आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं और अगले कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, कंपाउंड Y इज हीटेड विद अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड का मतलब होता है थोड़ा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और one of the product of the reaction react with hydrogen cyanide to form 2 hydroxy butane nitrile। बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखें उसने रिएक्शन करवाया HCN के साथ, कार्बन चेन भरनी चाहिए या नहीं भरनी चाहिए? HCN से रिएक्शन करवाया तो फिर ब्यूटेन नाइट्राइल बने। HCN से रिएक्शन करवाने के बाद ब्यूटेन हुआ, पहले क्या होगा फिर? HCN से रिएक्शन करवाने के पहले पहले तो 3 कार्बन होंगे ना, क्योंकि HCN से रिएक्शन करवाया तो कार्बन चेन भरी और 4 कार्बन हो गए। लेकिन HCN से रिएक्शन करवाने से पहले क्या होगा, 3 कार्बन होंगे। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन 1 और 2 तो भूल जाएं, ये नहीं हो सकते।
क्योंकि अगर ब्यूटेन 1 ओल या 2 ओल का आप रिएक्शन करवाते तो वो तो फिर पेंटेन की तरफ बात जानी थी। चलें अब सी और डी में से डिसाइड करते हैं जी। प्रोपेन 1 ओल, वो कह रहे हैं जी कि आपने ना इसको जी बेटा जाइएगा नहीं, बस थोड़ा सा रह गया बीच में, असल में जूम खुद ही डिस्कनेक्ट हो गया था। बस एक दो क्वेश्चन रह गए बेटा, जाना नहीं है अभी आपने। ये जी आपके पास अल्कोहल है ना, आपको पता है जब ये प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है तो एल्डिहाइड बनता है, तो ये बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। और अगर आप बेटा प्रोपेन 2 ऑल की ऑक्सीडेशन करें, ये आपके पास इसकी अगर देखिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कंप्लीट नहीं होगी बेटा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एल्डिहाइड तक बात खत्म हो जाएगी। ये आपका कीटोन बन रहा है जी। दोनों को लेके चलते हैं, दोनों के अंदर जरा HCN ऐड करें ना, आपको समझ आ जाएगा कि 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन नाइट्राइल कहां बन रहा है। पहले इसमें HCN ऐड करके देखें बेटा। HCN, ऑक्सीजन नेगेटिव है, कार्बन पॉजिटिव है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है, CN नेगेटिव है। ये देखें ये H इधर चला जाएगा, CN कार्बन पर आ जाएगा, ये बनेगा CH3 CH2 COH H और CN। यही आंसर है, देखिए ये आंसर मिल गया। ये देखिए ये आपकी मेन चेन होगी, कार्बन नंबर 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, ये बन रही है 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन नाइट्राइल। इसका मतलब है प्रोपेन 1 ओल इज द आंसर। दूसरा वाला कैसे, जरा देखें ये कीटोन वाला क्यों गलत है। जब आप कीटोन में बेटा HCN ऐड करेंगे ना तो क्या होगा, ये स्लाइटली नेगेटिव है, ये स्लाइटली पॉजिटिव है, CH3 COH CN NCH3। अब देखिए आपकी मेन चेन क्या बन रही है बेटा, ये बन रहा है कार्बन नंबर 1, कार्बन 2, कार्बन 3, इसको कहते हैं 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल। ये तो कुछ और चीज बन रही है ना, तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा, C होगा। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको थोड़ा सा बेटा दिमाग यूज करना पड़ेगा। द डायग्राम शोज द स्ट्रक्चर ऑफ लाइकोपीन एंड बीटा कैरोटीन। लाइकोपीन और बीटा कैरोटीन के जरा स्ट्रक्चर्स देख लें, फर्क कहां पर आ रहा है ये जरा देखें। यहां पर ये इधर, ये इधर, सिर्फ रिंग में यहां फर्क आ रहा है। कह रहा है कि when lycopene is converted into beta carotene, what is the gain or loss of hydrogen atom per molecule। देखें हो क्या रहा है, सिर्फ इस जगह को टारगेट करें, ये पर इसके साथ एक हाइड्रोजन है इस टाइम, और इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन है। सही कह रहा हूं ना मैं। अब जरा नीचे भी देखिएगा, अब इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है बेटा, 2 हाइड्रोजन है, और इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, कोई हाइड्रोजन नहीं। ठीक है, सेम यहां पर भी है, जरा ऊपर देखिएगा भी, यहां पर इस कार्बन के साथ और इस कार्बन के साथ, इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन। और आप बेटा अगर यहां देखें, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं। ये जरा चेक कर लें, ये बात मैं ठीक कर रहा हूं। अब वो क्या कर रहा है बेटा, सिर्फ यहां पर इस बॉन्ड को इधर लेके जा रहा है, जरा गौर से देखना भी, ये बॉन्ड ना इधर लेके चला गया, ये इधर, ये देखिए इधर आ गया बॉन्ड। जब ये बॉन्ड बेटा इधर आएगा ना तो ये हाइड्रोजन यहां से रिमूव होकर इधर आ गया। सेम एक और दफा समझे, एक और दफा समझे। ये जो बेटा किया है इसने क्या, कि ये बॉन्ड आ गया इधर, जब ये बॉन्ड बेटा इधर आया ना तो ये हाइड्रोजन यहां से रिमूव होकर इधर आ गया। तो क्या कोई हाइड्रोजन ऐड हुआ या नहीं हुआ, ये मुझे बताएं।
या वो सिर्फ शिफ्टिंग हुई है अंदर ही, एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं। अगर आपको ये बात समझ नहीं आती फिर आप लंबा काम करें, सारे एटम्स एक दफा काउंट कर लें, आपको समझ आ जाएगी। क्योंकि बेटा दरमियान से सेम है, दरमियान से बिल्कुल कॉपी है, सिर्फ यहीं पर फर्क था जो मैंने आपको बताया। देखिए यहाँ जो बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है वो ये आया अभी, ये जो बॉन्ड बेटा इधर शिफ्ट हुआ है ना, ये वाला वो यहाँ बन गया, ठीक है। तो अब देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर सेम। अच्छा बाज बच्चे यहाँ गलती, यहाँ पर इसका आंसर है नो चेंज, मतलब कोई लॉस ऑफ हाइड्रोजन नहीं हो रहा। बाज बच्चे गलती पता है क्या करते हैं इसमें, सुने गलती वो ये करते हैं बाज बच्चे इसमें, वो सिर्फ बॉन्ड्स काउंट करते हैं। वो कहते हैं जी यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। वो कहते हैं इसका मतलब है कि ऊपर वाले में 2 बॉन्ड्स क्या हैं जी, ज्यादा है, नीचे वाले में 2 बॉन्ड्स कम है, इसका मतलब है 4 हाइड्रोजन गेन हुए होंगे। वो ए पर क्लिक कर देते हैं, ये गलत आंसर है। आपको ये भी देखना है कि यहाँ पर रिंग क्लोज नहीं था, यहाँ पर रिंग क्लोज हुआ है, तो हाइड्रोजन एडजस्ट हुए हैं, ठीक है ना, हाइड्रोजन सिर्फ एडजस्ट हुए तो नो चेंज। बस लास्ट बेटा क्वेश्चन है, कह रहा है विच डायग्राम शोज द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ कंपाउंड दैट कंटेन सीओ। सीओ की आपको पता है पीक कहां पर आएगी, 1640 से लेकर 720 के दरमियान। और OH ग्रुप की आपको बेटा पीक पता है कि ये कार्बोक्सिलिक वाली होगी तो 25 से 3000 के दरमियान आती है। वैसे अल्कोहल की होगी तो 3200 से 3600 के दरमियान, ये लिखी हुई है बेटा रेंज OH की। आपने बताना है कि किस कंपाउंड में दोनों हैं, C डबल बॉन्ड O भी है OH भी है, तो बेसिकली वो कार्बोक्सिलिक बन गया ना, फिर मोस्ट प्रोबेबली यही है। ए में बेटा देखो, ए में कार्बोनाइल वाली पीक तो आ रही है, लेकिन कार्बोक्सिलिक की कोई पीक नहीं है। कार्बोक्सिलिक की पीक आपको याद है ना, मैंने जब आपको IR कराया था कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो 25 से ही स्टार्ट हो जाती है इस ना, बड़ी ब्रॉड, वो नहीं है। अगर आप बी को देखो बेटा, बी इज द राइट आंसर, C डबल बॉन्ड O भी है और ये कार्बोक्सिलिक का OH भी है। देखो ना कार्बोक्सिलिक का OH किधर आ रहा है, 3000 पर आ रहा है, और जो C डबल बॉन्ड O है बेटा वो किधर आ रहा है, वो 1640 से 750 के दरमियान आ रहा है। तो बी इज द राइट आंसर। सी क्यों नहीं हो सकता, सी में कार्बोनाइल भी नहीं है, कार्बोक्सिलिक भी नहीं है। डी क्यों नहीं हो सकता, डी में OH है अल्कोहल वाला, लेकिन कार्बोनाइल नहीं है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना काफी है जी, अल्लाह हाफिज।